औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और बड़े ही तसल्ली से, मज़े से होम्योपैथी के साथ गुजर बसर हो रही होगी। हमारी जो गुजर बसर है होम्योपैथी से होनी चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप डॉक्टर हैं तो हमारी गुजर बसर फिर होम्योपैथी है। हमारा लव होम्योपैथी है, हमारी डियरेस्ट होम्योपैथी है, हमारा प्यार होम्योपैथी है। कि मैं हर मर्तबा कहता हूँ, मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हज़रात हैं कि वो बहुत ही होम्योपैथी को लव करते हैं। इतना लव करते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरियां कुर्बान कर ली, अपनी अच्छी खासी पेड जो सैलरी है तो कुर्बान करके होम्योपैथी शुरू की। मेरे पर्सनल भी कुछ दोस्त हैं, यहाँ भी कुछ डॉक्टर बैठे हैं ऐसे जिनको होम्योपैथी से इतना लगाव था, इतनी उम्मीद थी, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद वो यकीनन अपनी नौकरी से भी कई गुना अच्छा अल्लाह ने उनकी मदद की। तो ये सारा है कि आप प्यार कितना करते हैं होम्योपैथी से, आप होम्योपैथी को कितना चाहते हैं। देखिए, आप जवान हैं, जवानी गुजर रही होगी, जवान हुए होंगे, कभी किसी को प्यार हो जाता है अपने बेटे से, बेटा मैं आपको ये साइकिल लेके दूंगा, चाहे वो ना लेके दे सके, उसकी भी इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन वो वादा कर देता है। फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्यार है। तो कहता है मैं किसी तरह अपने प्यार से किया वादा पूरा करूं। तो भाई होम्योपैथी के लिए सीरियस क्यों नहीं होते? मुझे यकीन है कि जो बंदा होम्योपैथी के लिए सीरियस हो जाएगा, उससे प्यार करेगा, उसको इश्क हो जाएगा, फिर होम्योपैथी उसको छोड़ेगी नहीं। उसको रात को नींद नहीं आएगी जब तक कि वो होम्योपैथी पढ़ ना ले, होम्योपैथी में से कोई चीज़ नई हासिल ना कर ले, कोई नई इलामत, कोई नया मर्ज, कोई नई रुब्रिक, कोई नया मेडिकल टर्म, फिर उसको ये जस्तजू होगी जब आपको होम्योपैथी से प्यार हो जाएगा। अब प्यार कैसे होगा कि पहले ये कहते हो कि होम्योपैथी को माइंड के अंदर बिठाना है। हम लोग माइंड के अंदर नहीं बिठाते, और माइंड के अंदर जो चीज़ बैठ जाएगी आपके सबकॉन्शियस में, हर दफ़ा जिक्र करता हूँ कि जैसे होम्योपैथिक इलाज में माइंड के बगैर आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, तो किसी काम के लिए भी माइंड को इन्वॉल्व करेंगे तो कामयाबी होगी। माइंड को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी मुश्किल है। सतही कामयाबी हो सकती है, दायमी नहीं हो सकती। इसलिए आप जब अपने ज़हन में बैठाएंगे कि ये होम्योपैथी है, अगर फलां डॉक्टर है उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो वो भी हमारे जैसा इंसान था ना। फलां डॉक्टर है उसकी इतनी अच्छी है, तो आप उसका देखें तो सही वो क्या करता है, वो कितना टाइम होम्योपैथी को देता है और कितना होम्योपैथी के लिए पढ़ता है। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अपनी नींद के अलावा मैक्सिमम टाइम होम्योपैथी को देते हैं। रात को सोने से पहले भी 2 घंटे पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, क्लिनिक भी पढ़ते हैं, जो मौका मिले तो मेडिसिन ढूंढने चले गए, रिसर्च निकलने चले गए। होम्योपैथी से इतना प्यार है कि उसके साथ होने को, अटैच होने को दिल कर रहे हैं। और जब आप शुरू में डाल लेंगे अपने माइंड में ये होम्योपैथी तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मुझसे होना ही नहीं, अगर 17 मरतबा आपने ये सोच लिया ना तो फिक्स हो जाएगा। ये एक वैसे साइंसदानों का 17 मरतबा मैं उनकी आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर पक्की तरह आपने 3 दफ़े सोच लिया ना कि जी होम्योपैथी तो मुश्किल काम है, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो अगर ये आपके अंदर चला गया तो वो आपके बस का काम रहेगा नहीं। क्यों? जब देखिए, मुझे पता है कि मैंने लेक्चर देना है, मैंने यहाँ बोलना है,
मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बोलता हूँ। आज सुबह मेरा लेक्चर था 3.5 घंटे का, उम्रे का, माशाल्लाह। यहाँ मुझे पता बोलना है, ये मेरे जहन में जा चुकी है बात। आज भी हमारे एक फैमिली की शादी थी, मैं नहीं गया लेक्चर की खातर, बच्चों को भेजा, हालांकि मेरा जाना भी जरूरी था, लेकिन इस लेक्चर के लिए मैं नहीं गया वहाँ पर। मेरे आज 2 लेक्चर। आपको कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं, कुछ सिलसिले कुर्बान करने पड़ते हैं। तो आप जब सोचेंगे कि होम्योपैथी करनी है, तो आपके अंदर जब होम्योपैथी चली जाएगी तो फिर होम्योपैथी आपके मुंह से निकलेगी, होम्योपैथी आपके जिस्म से ज़ाहिर होगी, होम्योपैथी आपके जेस्चर से ज़ाहिर होगी, होम्योपैथी आपके पोस्चर से ज़ाहिर होगी, आपकी बातों से ज़ाहिर होगी। तो जब होगी तो आप कामयाब होंगे। अगर यही बैठ लिया कि होम्योपैथी मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा, मुझे बताएं। और अगर कहेंगे मैं होम्योपैथी कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो फिर होम्योपैथी निकलेगी। जैसे मुझे पता है कि मैंने आज लेक्चर देना है, मेरे सब कॉन्शियस में है, लेकिन अब मैं कॉन्शियस में बैठा हूँ। मेरे सब कॉन्शियस में है कि मैंने लेक्चर देना है, जब तक मेरी उम्र है मैं लेक्चर दूंगा, जब तक अल्लाह ने जरूरत समझी मैं लेक्चर दूंगा। मैंने तो पहले दिन, मेरे लेक्चर में 55 स्टूडेंट थे या डॉक्टर थे, मैंने उनको ऐलान कर दिया कि जिस दिन 2 डॉक्टर भी होंगे तो मैं लेक्चर दूंगा। तो डॉक्टर कम होते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं, कोई मौसम की वजह से, कोई अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में है कि मैंने लेक्चर देना है। और फिर मेरे जहन में दूसरी चीज़ है कि जब जिस दिन लेक्चर अगर किसी वजह से ख़त्म होगा तो मैंने होम्योपैथी कैंप शुरू कर देना, फिर ये टाइम मेरा वहाँ कैंप में होगा। अपने जितने मेरे जहन में मेडिसिन हैं जो प्रूव हो चुकी है, बार बार प्रूव हो चुकी हैं, उनको कंबाइन करके, उनको आगे पीछे करके, उनको 1 2 3 करके, जो आप बीमारियां नहीं ठीक हो रही उन पे मैं फ्री कैंप लगाऊंगा। लेकिन अब जैसे मेरे जहन में ये चीज़ है, मुझे पता है कि मैंने लेक्चर देना है, और अब जो मैं बोल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अंदर में जो सोच रहा हूँ, ये मेरे अब कॉन्शियस है। जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे कॉन्शियस में, जो मैं अंदर सोच रहा हूँ वो सब कॉन्शियस में। लेकिन मेरा सब कॉन्शियस ऐसा स्ट्रांग है इसमें कि आपने जो काम करना है आप बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। फिर अब जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बड़ा डरते हैं, गाड़ी लग ना जाए, ब्रेक नहीं लगती, कभी गाड़ी रुक जाती है, क्लच नहीं दबता, मोटरसाइकिल नहीं चलती, साइकिल नहीं चलता। लेकिन जब चला लेते हैं, शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको ना पता होता है ब्रेक कहाँ है, ना पता होता क्लच कहाँ है, ना पता होता एक्सीलेटर कहाँ है, और ना पता ब्रेक है, वो खुद ब खुद लगती रहती है। आप दुनिया के काम भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ट्रैफिक भी देख रहे हैं, दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, म्यूजिक लगा है वो भी सुन रहे हैं, किसी बहुत अच्छे दोस्त से गप भी लगा रहे हैं, फिर भी गाड़ी चल रही है, ब्रेक खुद ब खुद लग रही है, एक्सीलेटर खुद ब खुद लग रही है। क्या है कि आपके सब कॉन्शियस में ड्राइविंग आ गई आपको, अब कॉन्शियस में आप चला रहे हैं। तो जब सब कॉन्शियस में होम्योपैथी चली जाएगी तो फिर कॉन्शियस में आपकी होम्योपैथी होम्योपैथी होगी। तो ये सोचना कि ये मेरे बस का काम नहीं है, इसको आप नहीं सोचेंगे। अगर इसको सोचेंगे तो आपके वाकई बस से ये निकल जाएगा। आपको भी पता होगा, चंद डॉक्टर ऐसे हैं, मुझे भी पता है कि जो बड़े लायक थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा, एक केस फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, उन्होंने सोच लिया कि ये मेरे बस का काम नहीं है, तो आज भी उनके बस का काम नहीं है। क्लिनिक खुले हुए लेकिन उनके बस का काम नहीं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया ना। जब आप सोचेंगे कि ये मैं इसको कर सकता हूँ, इसको मैं फलां डॉक्टर से कंपेयर करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो फिर आपके सब कॉन्शियस वो चीज़ चली जाएगी, तो कॉन्शियस में वो चीज़ बाहर आएगी, और फिर आपको हर रोज नई चीज़ें मिलेंगी। जब आपका सब कॉन्शियस जो है ये आपके हर वक्त काम करता है 24 घंटे, जबकि कॉन्शियस जब आप जाग रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, जब सो रहे हैं तो कॉन्शियस काम नहीं कर रहा, सब कॉन्शियस काम कर रहा है। सब कॉन्शियस के और क्या काम है कि अगर आपका दिल चल रहा है, अगर दिल किसी वजह से घबराता है, वो उसको कंट्रोल करता है। आपको खांसी आनी शुरू हुई है रात को, आपका सब कॉन्शियस उसको रोकता है कि मैंने सोना है अभी, मेरे खांसी ना आए। आपको पेशाब आया हुआ है, आपका सब कॉन्शियस रोकता है कि अच्छा यार मैं घंटे बाद चला जाता हूँ, 2 घंटे बाद चला जाता हूँ। और फिर जो सब कॉन्शियस में डालते हैं
उसी टाइम फिर उठ के आपको जाना पड़ता है कि जब सबकॉन्शियस में चला जाए फिर वो कॉन्शियस में आ जाता। सबकॉन्शियस में जब होम्योपैथी जाएगी, सरायत कर जाएगी, अंदर जज़ब हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, आपके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो फिर बाहर होम्योपैथी निकलेगी। आपको पूरी कायनात में फिर होम्योपैथी नजर आएगी। आपको कहीं मैप भी बना तो उसमें भी होम्योपैथी नजर आएगी। कोई आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई खेत देख रहे हैं, कोई सब्जियां देख रहे हैं, कोई उसमें कल्टीवेशन हो रही है, आपको उसमें होम्योपैथी नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप वही किताब पढ़ रहे हैं, वही मेडिसिन पढ़ रहे हैं, आपको नई दवाइयां डिटेक्ट हो, नई सिम्टम उसमें से मिलेंगी, न्यू सिम्टम मिलेंगे आपको, और आप खुद हैरान होंगे ये मैं कितनी दफा पहले पढ़ चुका हूँ, पहले तो मैंने नहीं पढ़ी है, ये कहाँ से आ गई सिम्टम। और फिर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि उस सिम्टम पे जब आप मेडिसिन देंगे इंशाल्लाह वो ठीक भी होगा। जितनी आपके सबकॉन्शियस में होम्योपैथी जाएगी उतना आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, उतना आपका में कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपका रिजल्ट बाहर निकलेगा। ये एक कुदरती चीज़ है कि अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियस में सारे सिस्टम फीड किए हुए हैं। आपके जितने इल्म है ना, उलूम, वो सारे फिक्स हैं। अब देखिए एक बंदा वो 3-3 4-4 PhD भी करता है बहुत से सब्जेक्ट में और हर एक में माहिर भी होता है। एक बंदा मैट्रिक पास है लेकिन वो इंजीनियर भी है, वो रेडियो मैकेनिक भी है, वो गाड़ी का मैकेनिक भी है, वो कारपेंटर भी, अपने घर के सारे काम कर रहा है। तालीम मैट्रिक भी नहीं है, काम कर रहा है। हर इल्म, जितनी ही अलूम है वो अल्लाह ने हमारे सबकॉन्शियस में रखे हुए हैं। हर बीमारी हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद है, उसकी इंडिकेशन हमारे जिस्म में मौजूद है कि जैसे ही कोई अटैक होता है तो आपको अपनी जो कुव्वत मुदाफ़त है उससे इशारा मिलता है आपके दिमाग में कि ये बीमारी आ गई है, तो दिमाग उसके मुकाबले पे निकलता है सबकॉन्शियस कि अब मैंने क्या करना है, वो सोचता है। आपको नजर को आप खांसी लग गई है, आपका इंटरव्यू है, उसी दिन आप बीमार हो गए हैं, आप जब देखेंगे कि यार ये मेरा आज इंटरव्यू, मैंने तो इंटरव्यू पे लाजमी जाना है, मैंने लाजमी आज अटेंड करना था, आपकी खांसी नजर जुकाम पीछे चली जाती है, अगर टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाता है, सबकॉन्शियस आ जाता है कि हाँ ये तो इसके सबकॉन्शियस में ये था कि आज के दिन तो बीमार नहीं होना था, आज के दिन तो इंटरव्यू था, आज के दिन तो इसे सफ़र करना था, तो वो दूसरी चीज़ पीछे चली जाएगी, आपका सबकॉन्शियस उसको आगे जाएगा। इसको कुछ माइंड कहते हैं, कुछ कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, कुछ सोच कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, सबकॉन्शियस यही चीज़ है। हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी तो आपको फिर नाकामी नहीं होगी। और जब होम्योपैथ है, ऐसा है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको कायनात का हर इल्म मिलता है। कि देखिए कितनी बड़ी चीज़ है कि कायनात का हर इल्म मिलता है। इसमें सूफीज़म भी है, इसमें ज़िक्र व अज़कार वाली भी है, इसमें बिला देखे यकीन भी है। जैसे हम बिला देखे अल्लाह पे यकीन करते हैं, ठीक है, हमने नहीं देखा लेकिन हमारा फुल यकीन है, हमने फरिश्तों को नहीं देखा हमारा यकीन है, हमने जिन्नों को नहीं देखा हमारा यकीन है, हमने बैक्टीरिया को नहीं देखा, हमने वायरस को नहीं देखा माइक्रोस्कोप से नहीं, लेकिन हमारा यकीन है। लेकिन हमारे डॉक्टर, हमारी रिपोर्टें बताती हैं कि ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ मौजूद है। तो जब इससे ज़्यादा बड़ी किसी की आँख खुलती है, वो जिन भी देख लेता है, वो फरिश्ते भी देख लेते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपकी तीसरी आँख थोड़ी सी खुलनी चाहिए। और होम्योपैथ की, सच्चे होम्योपैथ की, जो वो सच्चाई के साथ होम्योपैथी करता है, वो कुदरत के आश्कार देखता है और पहले ही उसको यकीन है, और जब वो यकीन कामिल करता है तो उसकी तीसरी आँख थोड़ी खुलती है। तो तीसरी आँख खुलती है तो फिर सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती। और मुसलमानों के लिए है कि हम अल्लाह को एक समझते हैं, अल्लाह को किसी का शरीक नहीं समझते, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। लेकिन जो अल्लाह को शरीक समझ रहे हैं, अल्लाह के साथ कब्रों पे जा रहे हैं, कब्रों को चूमते हैं, कब्रों पे सजदा करते हैं, दीवारों को हाथ लगा के बोसा देते हैं, उनके हालात आप खुद देख लीजिए। उनमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। जरा सी बात हुई कब्र पे जाके मांगना शुरू कर दिया, जरा सी बात हुई फलां, किसी ने कहा जी फलां दरबार, वहाँ चल पड़े, किसी ने कहा जी फलां दरबार, वहाँ चल पड़े। तो क्या है, ये तो अल्लाह से दूरी है।
आप घर बैठ के भी दुआ कर सकते हैं कि वो जो दरबार वाले हैं वो तो वलीउल्लाह हैं, वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो थे अल्लाह के दोस्त, थे अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन अब उन्होंने नहीं देना, अब अल्लाह ने देना, आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। जब सब कॉन्शियस में आपके आएगा कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक है ही नहीं, इसके बगैर तवक्कल है ही नहीं, तो फिर आप मुसलमान से मोमिन बन जाते हैं। ये भी आपको बता दूं, चाहे आप नमाज टूटी फूटी पढ़ते हैं, पढ़ते तो है ना फर्ज, आप टूटा फूटा रोजा रखते हैं, रखते तो है ना, आप टूटी फूटी ज़कात देते हैं, टूटा फूटा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने, हर आदमी कोई फुल कॉन्फिडेंस ये चीज़ें पढ़ रहा होता है, रख रहा होता है, बात कर रहा होता है, कुछ टूटी फूटी कर रहा होता है, लेकिन अगर तवक्कल आपके ऊपर आ गया कि अल्लाह है कि इसका शरीक नहीं बनाया किसी को, आप फिर मोमिन बन जाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है ऐसे करना, हर बात पे अल्लाह पे तवक्कल करना है। तो जब अल्लाह पे तवक्कल करेंगे और आप इबादत भी कर रहे हैं, आप बुराई नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो आप फिर मोमिन हैं। फिर मोमिन के लिए अल्लाह ने खुद कहा, एक टाइम आता है मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, एक वक्त आता है मैं मोमिन की जुबान बन जाता हूँ, एक वक्त आता है मैं मोमिन की आंख बन जाता हूँ। तो फिर आपके लिए सारे काम, आप जिस प्रोफेशन में भी, वो आसान हो जाते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी को अपने अंदर जज़ब करें, अपने सबकाश में बैठाएं, तो होम्योपैथी आपके लिए आसान हो जाएगी और आपका जो गोल है वो आप अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर ये कहें कि आप 100 में से 100 मरीजों को शफा दे लेंगे, नहीं, शफा अल्लाह ने कहा मेरे पास ही, लेकिन आपके पास मरीज चल के आएंगे, आपके पास क्लिनिक चल के आएंगे, आपके पास हॉस्पिटल चल के आएंगे। हॉस्पिटल मीन्स कि वो बीमारियां जो हॉस्पिटल में जानी चाहिए वो भी आपके पास आ रही, आपको उसका भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका भी तजर्बा हो रहा है, सर्जरी के केस आपके पास आ रहे हैं, जब जाहिर में देखने में क्या तुक बनती है सर्जरी की, आपके पास आ रहे हैं। इसलिए जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना इस होम्योपैथी से करेंगे, इसको अपने सबकॉन्शियस में डालेंगे, उतना ही आप कामयाब रहेंगे। कोशिश करें कि होम्योपैथी में दाखिल हो जाए और होम्योपैथी को अपने सबकॉन्शियस में दाखिल करें। हस्ब साबक अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ्त भी हम जिक्र करते हैं। आज की जो सिफ्त है अल बाकी जल्ला जलालुहु, अल बाकी का मतलब है हमेशा हमेशा रहने वाला, हमेशा हमेशा मौजूद, हमेशा रहने वाला। और आप देखें हमेशा रहने वाला क्या है, सिर्फ एक ही ज़ात है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा रहेगी इस दुनिया में, इस कायनात में एग्जिस्ट करेगी, अल्लाह के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और अल बाकी का मतलब है कि शुरू से है और आखिर तक है, अबद से है और इंतहा तक है। तो अल्लाह को अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, किसी असबाब की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला उन असबाब की वजह से रह रहा नहीं। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह असबाब दूसरों के लिए पैदा करता है। ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कितनी बड़ी दुनिया, सब फानी। इस दुनिया में आने वाले लोग जितने आ रहे हैं सब फानी जा रहे हैं, जितने मखलूक़ात सब जा रहे हैं, जो आएंगे वो इस दुनिया से जाएंगे। जितने चुनिंद परिंद जानवर, परिंदे, आपके वायरस बैक्टीरिया सब जा रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, एक सिस्टम लगा हुआ है। जरा सोचिए जो बाकी रहने वाला है उसी के हाथ पे सब कुछ है। कौन फयाकुन सिर्फ वही कर सकता है, कौन फयाकुन सिर्फ वही कह सकता है, कौन फयाकुन पे उसी का अमल होता है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला बेशक वक्त कितने अरब, 8 अरब, 7.5 8 अरब इंसानों को रिज़्क़ पहुंचा रहा है, मौत दे रहा है, ज़िंदगी दे रहा है, सेहत दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, आजमाइशें दे रहा है, खुशियां दे रहा है, गम दे रहा है। यहाँ आप 7 बंदों का कुब्बा, आप सरबराह, आप उनको पूरा नहीं कर सकते। तो जो हमेशा रहने वाली ज़ात है वो कितनी बड़ी ज़ात है कि 7.5 8 अरब इंसानों को पार है।
इसे 4 गुना शरातुल अर्ज हैं, ज़मीनी चरिंदे परिंदे कीड़े मकोड़े उनको पाल रहा है, आपके वायरस बैक्टीरिया उनको पाल रहा है, आपके जिस्म के अंदर से खुराक दे रहा है। इससे कई ज़्यादा समुद्री मखलूक है, अल्लाह ताला उनको दे रहा है। तो कितने किलोमीटर मिल रहे हो, रिस्क मिल रहा है, पहाड़ों में दे रहा है। आप पहाड़ तोड़े उसके अंदर से कीड़ा निकलता है जिंदा, अल्लाह उसको दे रहा है। तो आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस है, आपके अंदर से वो ले रहे हैं। वो पैदा इसलिए हो कि आपके अंदर से जाके वो बीमारी खाएं या बीमारी पैदा करें या उसको खत्म करें। कितने अरबों खरबों में, आपको नजर नहीं आ रहे ना, लेकिन हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं वो तो कहते हैं, और जो नहीं देख रहे अभी, ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं है, ऐसी आंख नहीं, वो नहीं देख रहे, लेकिन चीजें तो हैं। वो कौन सी चीजें जो अभी माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आ रही? आपके जिन हैं, आपके फरिश्ते हैं, नहीं नजर आ रहे। तो कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके पूरे सिस्टम चल रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, खुराक है, शादियां हैं, ब्याह है, सब चल रहा है। तो देखिए अल्लाह चला रहा है। ये वही चला सकता है जो अलबाकी है, जो हमेशा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बाकी चीज कोई हमेशा से नहीं रहेगी, सब चीजें आ रही हैं, सब चीजें जा रही हैं। तो अल्लाह की शान यही है कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आपकी जो जन्नत दोज़ख है वो भी अभी नहीं है, वो भी अभी बनेगी, बनेगी और फिर पता नहीं कब तक रहेगी। आसमानी मखलूक़ात पता नहीं हैंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह मौजूद रहेगा। आप इसी पे देखें कि अल्लाह कितना ताकतवर है और कितना आपका दोस्त भी है। और अल्लाह ही कहता है कि आप अगर समझे तो मैं सबसे ज़्यादा करीब भी मैं हूँ। अल्लाह किस किस की पुकार सुनता है? अल्लाह को ज़ुबान की ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह इशारे से भी सुन लेता है, अल्लाह आपकी सोच से भी सुन लेता है। जिनके हाथ नहीं है वो हाथ नहीं उठा सकते, दुआ नहीं मांगते, लेकिन दिल से दुआ करें, दिल से भी सुन लेते हैं। तो अल्लाह को अगर इस तरह आप याद करेंगे कि अल्लाह हमेशा रहने वाला है, और पहले मैंने कहा इसी पे तवक्कल है, इसका कुछ शरीक नहीं, तो आपका ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है। आपके अंदर एक सर्टेनिटी आ जाती है, एक हौसला आ जाता है, एक सुकून आ जाता है। क्यों? कि अल्लाह आपका दोस्त बन जाता है। आप समझते हैं कि कूट तो है ना। जब आप गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारते हैं और सारे टूटे फूटे फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पे फुल यकीन है कि अल्लाह एक है, इसका कुछ शरीक नहीं है, तो फिर आप मोमिन। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, उसमें एक चीज़ होम्योपैथिक पोटेंसी भी है। ये भी एक वक्त तक गायब हो जाती है। आज तक इतनी इलेक्ट्रॉनिकली आगे एडवांसमेंट में भी कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं है जो होम्योपैथिक पोटेंसी को बता सकती है इसमें ये दवाई पड़ी और ये पोटेंसी। आप देखें कि उसको किस तरह एक लेटेंट पावर, चीज़ों की लेटेंट पावर लेके उसको बनाया। फिर ये आम चीज़ कैसे हो सकती है? ये आम इलाज कैसे हो सकता है कि जो नज़र भी नहीं आ रहा लेकिन काम भी कर रहा है? इसके साथ जब आपका माइंड मिलता है, आपका माइंड भी नज़र नहीं आ रहा, आपके ख्यालात भी नज़र नहीं आ रहा, आपकी कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आ रहा, आपके सब काशियों में जो इश्क है वो भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं तो फिर आगे जाके फ़ायदा भी देती हैं। अल्लाह का जिक्र करेगा बाकी, तो आपके अंदर सर्टेनिटी पैदा होगी कि हाँ अल्लाह एक है और वो हमेशा है। आज हमारे साथ है अल्लाह, मरने के बाद भी हमारे साथ होगा। आलम अरवा भी हमारे साथ होगा, आलम बरज़ख भी हमारे साथ होगा, आलम अरवा में भी था, इस दुनिया में भी है, और फिर आखिरत में भी अल्लाह हमारे साथ होगा, क्योंकि हमने अल्लाह को माना है कि अल्लाह एक है, इसका कुछ नहीं। तो इसी पर तवक्कल है। टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। जानबूझ के कोई गुनाह नहीं कर रहे, गुनाह को गुनाह समझते हुए नहीं करते, तो अल्लाह फिर हमारा साथी मददगार। फिर आपको किसी भी आलम में अल्लाह अकेला नहीं छोड़ेगा।
कल बाकी का विज़ करके देखें, रोज 1 दफा करें, आंखें बंद करके 3 दफा करें। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि 300 दफा करें, 3000 दफा करें, 1 लाख दफा करें, ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी। तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब आगे चलते हैं, माइंड का भी एक रूब्रिक लेते हैं। आज का जो रूब्रिक है स्नैपिश। स्नैपिश स्नैपिश का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, जल्दीपन भी कह सकते हैं, तेजी भी हो सकती है। आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि एक जल्दी होती है हरिडनेस, एक जल्दी होती है एस्टीनेस, एक जल्दी होती है फियर ऑफ एंटिसिपेशन वाली। लेकिन ये जो जल्दी है ये वो होगी कि ऐसा आदमी आपको बोलने नहीं देगा, आपका फिक्रा मुकम्मल नहीं करने देगा, बीच में अपनी बात आपको फंसाएगा, बीच में अपना सवाल कर देगा। हालांकि 2 बंदे या 3 बंदे बैठे हैं, उनका तरीका कार ये है कि अगर आप किसी से बातचीत करें तो एक की पूरी बात सुने और फिर सवाल करें। लेकिन स्नैपिश वाला बंदा ऐसा नहीं करेगा, वो आपके जुमले को पकड़ लेगा, ना सुनेगा, स्नैप कर लेगा उसको। और कितने बीज आपके पास आते हैं ऐसे, देखें कि हिस्ट्री उसकी बेटी बता रही है, बीवी बता रही है, बीच में वो लगातार बोल रहा है कि इसको ये भी है, इसको ये भी है, इसको ऐसा भी है। पहले बात तो सुन लें कि वो क्या कहना चाह रहा है मरीज, अपनी बात बताएगा। और अगर अपनी बीमारी बता रहा है तो आपकी बात अभी पूरी नहीं होगी, बीच में बोलेगा ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, मैं ये टेस्ट ना करा लूँ, मैं ये टेस्ट ना करा लूँ, डॉक्टर से भी एडवांस बन के बोलेगा। क्यों? कि उसके दिमाग में ये है कि आई एम द सीनियर एंड आई एम द फाइनल वन, कि मैं हूं। अब इस मैं में प्लाटिनम भी आती है, आपको पता है, इस मैं में पैलेडियम भी है, इस मैं में कैमोमिला भी। लेकिन ये जो मैं है ये सिर्फ वहां तक है कि मैं ज्यादा सवाल कर सकता हूँ, अच्छा मैं मशवरा ज्यादा अच्छा दे सकता हूँ, मुझे इस मरीज से ज्यादा पता है, मुझे इस डॉक्टर से भी ज्यादा पता है। जबकि प्लाटिनम का मरीज ऐसा नहीं है, मैं उसमें भी है, वो अपने आप को सबसे सीनियर समझेगा। अगर वो खाकरूम भी है ना, खाकरूम एक जमादार भी है, वो भी आपके पास बैठेगा तो बातें करेगा बड़ी गाड़ियों की, मर्सिडीज की बातें करेगा, अपने आप को सीनियर बताएगा, कहेगा ये जितने खाकरूम है पिंडी के सब मुझसे जूनियर, मेरे नीचे, मैं अगर कमेटी का मुलाजम हूँ सब मेरे नीचे है, सब मेरा कहना मानते हैं, सबको अपने आप से हकीर जानेगा, वो प्लाटिनम होता है। लेकिन ये स्नैपिश वाला ये कहेगा बस मुझे पता है, मैं इसकी बात काट के अपनी बात करूं। आप कितने देखे होंगे कि बीवी बता रही है दुनिया में खामद है, वो आपको रोक रहा है, उसको बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है। अगर खामद बता रहा है तो बीवी बीच में बोल रही है कि नहीं ये भी बताए ना, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है। आप बेटी से पूछ रहे हैं, बेटी बैठी है, बेटा बैठा है कि भाई आपका नाम क्या है, खामद बता रहा है इसका नाम, अबू ये बता रहे ये नाम, कौन सी क्लास में हो, इस क्लास में पढ़ता हूँ, कहाँ रहते हो, भाई मैं इससे पूछूँ, मैं उसका केस ले रहा हूँ, उस बच्चे की मैं जहनीत देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसकी कितना तेज पिक कैसे कर रहा है वो मेरे सवालों का जवाब, कि जवाब उसकी माँ दे रही है, बाप दे रहा है। कितने केसेस है, बहुत सारे हैं। किसी फंक्शन में जाए उससे सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, अगर आप उसे जानते हैं, आपका कोई वाकफ है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो आप देखेंगे कि जिस महफिल में बैठे होंगे वो मरीज ज्यादा बोल रहा होगा, बीच में आपको रोक रहा होगा
कि नहीं ये ऐसा भी है, ये बात करें ना, ये भी बता देना, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। आप किसी को कहेंगे टेस्ट करवाएं, आपने कहा जी LFT कराएं, आपने कहा जी ब्लड CP कराएं, वो कहेगा चलो यूरिन आरी ना करा लो, सर यूरिक एसिड ना करा लो, जैसा अगर हो सके लिपिड प्रोफाइल ना करा लो। वो आपकी बात को भी काटेगा और बीच में एब्रप्ट बोलेगा, स्नैप करेगा, स्नैपिश करेगा। और ऐसा मरीजा या ऐसा बच्चा जो भी होगा, अगर आप उसको दवाइयां दे रहे हैं तो वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि उस दिमाग में देखिए अगर देखने में ये कॉमन चीज है, लेकिन हमारी होम्योपैथिक रिपोर्टरी ने पकड़ लिया उसको। कैसे पकड़ा गया? ये आम नहीं पकड़ लिया, इस पे पूरी रिसर्च हुई है। आप देखें कि जो हमारी मेडिसिन है पॉलीक्रस, उस पर कितनी रिसर्च हुई। आप जरा पढ़ें कि कैसे कैसे उन्होंने अपने ऊपर प्रूव किया, अपने वाकफों पे प्रूव किया, और कितनी क्लोजली, कितनी प्रिसाइजली उनको चेक किया और फिर उनके सिम्टम लिखी है। ये जो स्नैपिश वाला आया, ये ऐसे नहीं आ गया, ये हमारी कितने इस तरह के माइंड रूबरक है वैसे नहीं बने। ये आपकी या क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए हैं या मेनली आपकी पॉलीक्रस मेडिसिन जो है उसमें जब ये प्रूवन हुई है, उस वक्त ये बार बार बात रिपीट हुई कि ये देने के बाद ये चुप नहीं रहता था, ये बार बार बोलता था। लिखा हुआ है किताबों में। आप अगर मेडिकल मेडिका प्यूरा पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ये एक दवाई की कितनी कितनी अलामतें लिखी उन्होंने कि ये बार बार हुई, ये बार बार हुई, ये जब इसको ये दवाई खिलाई गई तो इतने घंटे बाद इसने ये कहा, इतने घंटे बाद फलां ने कहा, इतने घंटे बाद उसने भी ये कहा, उतने घंटे बाद उसने भी ये कहा। अपनी अपनी सस्पेबिलिटी के साथ किसी ने 5 घंटे में लड़ाई की वो दवाई खाने के बाद, किसी ने 6 घंटे में की, किसी ने 8 घंटे में की, लेकिन सब ने की। जब सब ने की वो बात की मैक्सिमम लोगों में, तो माइंड की आपका रूब्रिक बन गया। जब बहुत ज़्यादा लोगों ने की तो माइंड का अटैलिक रूब्रिक बन गया। जब इससे भी ज़्यादा लोगों ने किया तो वो माइंड का रेपर्टरी का बोल्ड रूब्रिक बन गया। ये ऐसे ही रूब्रिक नहीं बने, इससे बड़ी रिसर्च हुई, कितने कितने साल देखे उन्होंने, दवाइयाँ बनाई, और फिर अगर एक से ज्यादा दवाइयों में आई है, उन्होंने 2 दवाई लिखी थी, तीसरी भी लिखी, क्योंकि उसके माइंड में यह है कि मैं आई एम द सीनियर, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे जरूर बीच में अपना लुच तलना चाहिए, अपना नुक्सा बताना चाहिए माजरत के साथ। आपके नुक्ते ठीक होते हैं, लेकिन मैं दूसरे नुक्ते की बात कर तो वो कहते थे मुझे भी अपना नुक्ता बताना चाहिए। उनके अंदर ये बात है। आप देखिए जिस महफिल में बैठे हैं, घर में बैठे हैं तो घर में भी ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर के पास गए वहाँ ये काम कर रहे हैं, ऑफिस में यहाँ काम कर रहे हैं, दुकानदार है तो वहाँ ये काम कर रहे हैं। उसके माइंड में एक मैंने बोलना है, मैंने बताना है, मैं बताना, कितनी छोटी सी बात है। अगर कोई डॉक्टर देखेगा ये यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोई अलामत है, ये कोई बीमारी है जो आप पकड़ लें, लेकिन होम्योपैथी में ये बीमारी, और आपके पास वो इलाज कर रहा है, ठीक के लिए हो रहा है। तो जब आप इस सिम्टम की दवाई देते हैं तो फिर वो ठीक भी हो जाता है। जब ऐसे जो आते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, कि सबसे पहली दवाई कैमोमिल है। एक किस्म की जिद है कि मैंने करना, मैंने बताना, चुप नहीं रह सकते। आप अपना वाकया सुना रहे हैं, वो आपके वाकये में अपना वाकया शुरू कर देंगे, कि उनके अंदर एक किस्म की जिद आ गई है कि मैंने ये सुनाना है, मैंने ये करना है। दूसरी दवाई इसकी लिलियम पिग है, तीसरी दवाई इसकी स्टॉफिस एग्रिया भी है। तो आप ये देखें कि अब अगर मरीज नहीं ठीक हो रहा, लेकिन आपको ये उसकी माइंड सिम्टम मिल गया कि वो बीच में बोलता है, अपना नुक्ता नज़र बयान करता है, अपनी बात बताता है, बार बार भी टोकता है, तो आप उसको सबसे पहले कैमोमिला दीजिए। अब कैमोमिला की देखिए, कैमोमिला की एक रूह है, एक सोल है कि ना मानना। उसके अगर कैमोमिला का एक लफ्ज में बयान करूं कि ना मानना, मैं नहीं मानता, अब इसको जहां मर्जी आप फिट कर लें, बच्चों में कर दे, बड़ों में कर दे, कैमोमिला की सोल ऑफ ड्रग है, रूह है कि मैंने नहीं मानना है, मैंने जिद करनी है।
और फिर रोना है बगैर आंसुओं के। बच्चे भी रोते हैं बगैर आंसुओं, बड़े भी रोते हैं बगैर आंसुओं के। बात करते करते रोना शुरू कर देंगे और से रोती। तो अब जैसे चाइना में भी जिद है, देखें उसमें भी जिद है, लेकिन उसमें बच्चा जल्दी मान जाता है। कैमोमिला वाला नहीं मानता, कैमोमिला वाला मानता नहीं है, कहता जी मैंने जिद कर दी। चाइना में जिद की जगह चिड़चिड़ापन ज्यादा है, क्यों हर बात पे चिढ़ जाएगा, हर बात पे चिड़चिड़ापन करेगा, चिड़चिड़ापन में वो करेगा, चीजें लेके फेंक देगा। ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत गुस्सा है, लाइकोपोडियम में भी बहुत गुस्सा है। लाइकोपोडियम का बच्चा जब सो के उठेगा रोना शुरू कर देगा। आप भी परेशान होंगे कि इसको होता क्या सुबह उठने कि ये सुबह उठ के क्यों शोर मचाता है, क्यों जिद करता है। उसके जहन में आता है कि मैं अब जिद करनी है, और जब जैसी आंख खुलती है वो जिद शुरू कर देता है। ट्यूबरकुलोसिस का बच्चा अंदर से बड़ा सियाना होता है, वो देखता है कि ये मेरी बात मानते नहीं है, तो फिरने तोड़ने का शौकीन होता है। तो जब उसको नहीं लेके जाते माँ बाप बाहर, वो जिद करना शुरू कर देते। एन निकलने के टाइम बाकी चुप करके बैठा है, सब चुप है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, बाहर निकल रहे हैं, उसे जिद करनी शुरू कर दिया। या फिर इसका ट्यूबरकुलोसिस का जो जिद्दी बच्चा होता है, वो मेहमानों के सामने जिद करेगा, जानबूझ के। मेहमान आए हुए हैं उनके सामने जिद करेगा कि अब तो उनके सामने मेरी माँ बाप जिद पूरी करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे मारेंगे। तो यहाँ देखिए जिद्दी कितनी जगह तकसीम हो चुकी है। इसी तरह कैमोमिला भी है, लिलियम टिक भी है, स्टाफिस एग्री भी है, एक दवाई और लिखी है लूना, वो भी है। अब लूना दवाई किसी के क्लिनिक में भी मौजूद नहीं होती, बहुत कम लोगों के क्लिनिक में मौजूद होगी लूना। लेकिन लूना भी देखें कि इसका प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन लेबोरेटरी की लिखी हुई है आपकी, इटालिक लेटर भी लिखी हुई है। अब आपके पास जो भी मर्ज है, चाहे किसी का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, चाहे किसी को आईबीएस है, तो हम आईबीएस के झंझट में पड़ जाते हैं। तो आगे कहते हैं मुझे यहाँ पे तकलीफ है जी, यहाँ पे गैस बनती है, यहाँ पे ये होता है, मुझे स्टूल आता है दिन में 3 दफा, सुबह सुबह आ जाता है, मैं हर वक्त स्टूल में ही लगा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होगी, इसकी हमें अब तक समझ ही नहीं आई, और इसको भी आईबीएस को भी शायद उन्होंने ऑटोइम्यून कह दिया कि इसका इलाज ही हमारे पास नहीं है। और आप ये देखिए कि हम भी उसको दवाइयां दे रहे हैं ना, आईबीएस की दे रहे हैं ना, एलोज दे रहे हैं, क्लोडोनिक दे रहे हैं, आप चैलिडोनियम दे रहे हैं, आप उसको नेट्रोसल दे रहे हैं, उसको आलनस दे रहे हैं, उसको आल्स्टोनिया दे रहे हैं, नक्सोमिका दे रहे हैं, मरकर दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा। लेकिन आप देखिए मजे की बात देखिए कि जब आप पकड़ते हैं कि ये तो बीच में बोल रहा है, ये तो अपनी बात मनवा रहा है, तो आप सिंपल कैमोमिला दे ठीक हो जाते हैं। और मैंने कई दफा ऐसे भी किया है कि एक बीमारी है, टू दी पॉइंट उसको दवाई भी दे रहा हूँ, रिपोर्ट देख के भी उसको दवाई दे रहा हूँ, वेल सेट रेमेडी भी दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, मैंने कैमोमिला दी, वो ठीक हो, कि उसकी बीमारी भी फंसी हुई है, जिद है, तो वो ठीक हो रहा है। अब हमारी कैमोमिला की रूह कहाँ भी काम करी है देखें। इसलिए कहते हैं कि होम्योपैथी पूरी कायनात में बात करती है। तो अगर आपके पास देखे दमे का बच्चा आ गया, एक आदमी आया, कहते जी मुझे एलर्जी है 15 साल से, मुझे पोलन एलर्जी है, आपने उसको चलका दे दी, ट्यूबर दे दी, कार्सिनोसिन दे दी, आपने पोलन दे दी, पोसोल दे दी, ब्रोमियम दे दी, एम्ब्रोजिया दे दी, आपने एलमसीपा दे दी, डलका मारा दे दी, वो वक्ती कंट्रोल नहीं ठीक हो रहा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो बीच में बोलता है, अपने मशरे जरूर देता है, अपना मशरा अगर देता है तो फिर उसको आप कैमोमिला दें। आप देखें वो कहाँ एलर्जी गई उसकी, कहाँ कैमोमिला, कहाँ लिलियम के, कहाँ स्टाफिस एग्रिया, और वो उसकी एलर्जी ठीक हो रही है। पहले आप 6 महीने से इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, वक्ती ठीक हो रही थी। इसी तरह हमारे खौफ पे आते हैं तो बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। पूछते हैं किसी चीज का खौफ,
अगर उसको खौफ है तो पहले तो वो मरीज कहेगा जी कोई खौफ नहीं जी। खौफ किस चीज़ का होना है जी? खौफ भी कोई चीज़ है? बस अल्लाह का खौफ है। अभी अल्लाह का तो सबको खौफ है। आधे लोगों को अल्लाह का खौफ है, आधे लोगों को अल्लाह से दोस्ती है, उसकी खुशी भी है। लेकिन पूछे खौफ कोई नहीं है। जब आप पूछेंगे आपको कोई खौफ है बाहर जाने का, बारिश का, तूफान का, चोरों का, डाकुओं का, हाँ ये तो है। आप पूछेंगे भी हाइट फोबिया है तो 35% हाइट फोबिया के लोग निकलते हैं। 35%। तो कहेंगे कोई खौफ नहीं, लेकिन वो तीसरी मंजिल से नीचे देख नहीं सकते। हाँ जी मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो डरता हूँ। फिर उसको आप देंगे कोका, देंगे आर्सेनिक, देंगे बोरेक्स, देंगे। आप पूछे अभी लिफ्ट में बैठ सकते हैं? नहीं, लिफ्ट में तुम कहाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। 15% लोग क्लास्ट्रोफोबिया के। आप इलाज कोई और कर रहे हैं, उसको क्लास्ट्रोफोबिया है, आपने वो पूछा ही नहीं। और जब पूछा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब देखे नहीं ठीक हो रहा, कह रहा जी लिफ्ट में तो बैठ ही नहीं सकता। अभी कल मेरे पास एक माँ आई, साथ बेटा था, तो उसको ब्लड प्रेशर था। उसने कहा जी मैं तो लिफ्ट में बैठ ही नहीं सकती। मैं अभी सऊदी अरब रह के आई हूँ साल पूरा। उसके बेटे कहते हमने कोशिश करा दी कि इसको लिफ्ट में बैठाए, नहीं बैठती थी। 10 मंजिला भी ये सीढ़ियाँ चढ़ के आती थी, हम लिफ्ट में जाते। उनको सक्सीनम दें और अर्जेंटम नाइट्रम दें, देखें ऐसे ठीक होते। और आस्ता आस्ता किसी की बीमारी उसी दिन से ठीक होती है, किसी की बीमारी चंद दिन बाद, क्योंकि हर इंसान की ससेप्टिबिलिटी अलग है। कोई फौरन एहसास होता है, कोई देर से एहसास होता है, तो मरीज वो ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। उसका आपको पता कैसे चलता है? जो मरीज आते नहीं दोबारा, उसके जोड़ों का दर्द है तो वो ठीक हो रहा है, आर्थराइटिस से वो ठीक हो गया, एलर्जी वो ठीक हो गया, सर दर्द है, माइग्रेन है वो ठीक हो गया। और जब आ रहा है 6 महीने साल बाद, मैं तो ठीक हो गया। आपको उसको याद भी नहीं होता उसको दिया क्या। जब पर्ची देखते हैं, रेफरेंस निकालते हो, उसको तो माइंड की दवाई दी थी। इसलिए जब तक हम ये देखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। माइंड को देखेंगे, उसका एटीट्यूड देखेंगे, और उसके मुताबिक जब दवाई देते हैं तो फिर बीमारी कोई भी हो ठीक होती है। बीमारी हमारे, आप देखें कि आप जब दे रहे हैं पैलिएशन तो हो रही होती है। जिस तरह वक्ती तौर पे पैराडोल से सर दर्द ठीक हो रहा है, जिसम का दर्द ठीक हो रहा है, लेकिन 10 घंटे बाद दोबारा शुरू हो गया, 8 घंटे बाद। एंटीबायोटिक से वक्ती तौर पर ठीक हो रहा है, 15 दिन बाद फिर अटैक हो गया, नजला जुकाम खांसी का। आजकल के कितने बच्चे आ रहे हैं निमोनिया के, कितने आपके सांस के, अपने रेस्पिरेटरी के, कि जी 2-2 दफा 3 दफा हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिया। बच्चे हैं ना, वो भी नहीं ठीक हो रहे। जब आप उनकी देखते हैं माइंड की दवाई, किसकी ये दवाई बन रही है, तो उस माइंड की दवाई से उसके लंग्स किस तरह अपनी स्ट्रेंथ लेते हैं, किस तरह ठीक होते हैं। तो दिस इज द होम्योपैथी। कि आप पहले देखें उसकी, और बाज का टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे माइंड की अलामत निकलती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे माइंड की अलामत निकलती है। जैसे अगर किसी की कैलकेरिया फोर दवाई निकलेगी, कैलकेरिया फास्ट निकलेगी, तो लाजमी उसके दांत खराब होंगे, लाजमी उसके दांतों की डेंटिशन के बाद प्रॉब्लम होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन माइंड में वो कैलकेरिया फोर या सिलेशिया निकल रही। तो हम माइंड को नहीं छोड़ सकते। हम एज ए होम्योपैथ सबसे पहले माइंड को देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, वरना पैलिएशन ही है। वक्ती जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ या दूसरी दवाइयाँ काम कर रही हैं, हम भी वक्ती तौर पे मरीज को ठीक करते हैं, खुश हो जाते हैं। आस्ता आस्ता क्या होता है, 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा वो नहीं आता। लेकिन जब आप माइंड के देखते हैं और फिर मोडालिटीज पे देखते हैं, मोडालिटीज भी एक किस्म की माइंड है। कैसे माइंड बनती है कि मोडालिटीज में लिखा हुआ है इसको सर्दी बहुत लगती है। अब भाई सर्दी क्यों लग रही है? हट्टा कट्टा बंदा है, तुम्हें सर्दी क्यों लगती है? तुम्हारा भाई है, उसको तो सर्दी नहीं लग रही। वो दिसंबर में 1 स्वेटर पहने, तुम दिसंबर में 3 स्वेटर पहन के आ गए। आप देखें टीबी पेशेंट को, अब देखिए मैक्सिमम औरतों को गर्मी बहुत लगती है। औरतों को गर्मी ज़्यादा लगती है, मर्दों को सर्दी ज़्यादा लगती है। और कई मियाँ बीवी के दौरान झगड़ा रहता है। औरत कहती है मैंने एसी ऑन करता है, बीवी कहता है मैंने एसी नहीं, मैं जाकर दूसरे कमरे में सो। इसी बात से लैदा हो गया। तो देखें इतना बड़ा कि जी गर्मी सर्दी, आप देखें क्यों गर्मी लग रही।
आप थर्मल पे चले जाएं, कोल्ड पे चले जाएं, चिली पे चले जाएं, वार पे चले जाएं, तो वो मरीज ठीक हो जाते हैं। इधर बारिश होती है, कई लोग बीमार हो जाते हैं। वो दुआ करते हैं बारिश ना हो, वो दुआ करते हैं बादल ना हो, और जब उनको वो मेडिसिन देते हैं उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में जो हसासियत है वो आपकी माइंड की वजह से हो चुकी है। आपके माइंड में इतनी हसासियत है कि जरा सी ठंड लगती है तो आपको तो पता है मुझे तो ठंड लगती है, तो आप फौरन हीटर कहते हैं हीटर ऑन कर लो, कंबल ले लो जी, दूसरा कंबल ले लो जी। तो हमारी दवाइयाँ कितनी देखें, किसी और आप चले जाए, मुझे खैर इल्म नहीं है, शायद हो, जो दूसरे ट्रीटमेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है उनमें चिली मेडिसिन कहाँ है, उनमें कोल्ड मेडिसिन कहाँ है, उनमें वार मेडिसिन कहाँ है? हमारी तो ये सब मेडिसिन मौजूद है वहाँ। तो कितने मरीजों को सिलेशिया दे के हमने उनकी सर्दी खत्म कराई, कितने मरीजों को सोरानम दे के उनकी सर्दी खत्म कराई, कितने मरीजों को कर्किरिया ताप दे के उनकी सर्दी खत्म कराई, कितने मरीजों को हेलोडर्मा दे के उनकी खत्म कराई, तो वो ठीक हो गए। वो ठीक ऐसे होते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते, उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती। यहाँ तक आपके ज़हन में कोई सवाल है तो करें, फिर हम आगे चलेंगे आज के टॉपिक पे। कोई सवाल? तो सवाल ये है कि जितना हम स्टूडेंट हैं और हम उनको जिस तरह से क्लास में कॉलेज में पढ़ा, फिर रूटीन में, तो माइंड की सिम्टम या जो इतनी माइंड की वो होती है रूब्रिक, उस तक नॉर्मल प्रैक्टिस में कोई ऐसा होता नहीं है। ये तो यानी 2-3 दफा अगर कोई पेशेंट आए बंदा तो नाकामी हो, उसको बहुत ज्यादा गहराई तक है, तो फिर है कि बंदा इतनी डीप माइंड रूब्रिक तक पहुंचे। दरअसल ये भाई यानी आप पहली निशिस्त में या बात ये है, बात ये है कि जैसे हमें कुरान नहीं पढ़ाया गया ना माँ बाप ने पढ़ा, ना बच्चों को पढ़ाया गया, ना तर्जुमे से पढ़ाया गया, ठीक है? तो हमें पता ही नहीं कुरान कहता क्या, ठीक है? हमारे फिर वो बन गए, मसलक बने हुए, फिरके बने हुए। हालांकि हमारा मसलक सिर्फ कुरान है कि अल्लाह की किताब है, ये क्या कह रही है। हमने वो तो पढ़ी नहीं, ना बच्चों को पढ़ाई। दूसरी फिरकों की किताबें सुन सुना के अमल करके अपने बुजुर्गों को देखते अपना ईमान बना लिया। आधा इस्लाम इधर है, थोड़ा इस्लाम इधर है, थोड़ा इस्लाम इधर है, थोड़ा इस्लाम है, असल पता नहीं कहाँ है। तो यही काम होम्योपैथी से हुआ है कि जो असल चीज़ थी माइंड का सब्जेक्ट वो पढ़ाया नहीं गया, फर्स्ट ईयर से पढ़ाई नहीं गया। हालांकि फर्स्ट ईयर में माइंड का एक चैप्टर होना चाहिए कि ये माइंड की सिम्टम है, आपकी 50 सिम्टम है, 100 सिम्टम है, इसका एक पेपर होगा आपका। आप देखते फिर आप किस तरह फेल होते हैं। भाई 100 सिम्टम आपने एक साल में याद करनी है, 4 सालों में 400 सिम्टम याद करें तो आपको तो आधी होम्योपैथी आ जाएगी। ये तो हमारे बनाने वालों ने कहा ना, ये उनका गलती है या शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गलती है कि रिपोर्टरी लिख ली, मैट्रिया मेडिका लिख दिए। आप देखें जितने डॉक्टरों ने लिखे हुए हैं मैट्रिया मेडिका, आप पढ़े, उनके नीचे उन्होंने फुट नोट लिखना चाहिए था या पहले लिखना चाहिए था सबसे ऊपर हेडिंग में कि पढ़ने वालों से गुजारिश है कि माइंड को सबसे पहले पढ़े। पढ़ने वालों से गुजारिश है कि दवाई देने से पहले देखें कि म्याज कौन सा बन रहा है, कि लिखे किसी मैट्रिया मेडिका कि भाई कौन कौन सा म्याज बनता है, और ये अगर आप दवाई पढ़ रहे हैं इसमें ये म्याज मार सकता है, पहले आप म्याज को ढूंढ लें, इसकी सल्फर बन रही है, इसकी साइकोटिक है, सिफ्लेटिक है, कि इसकी सोरा है या इसकी टीबी है, इसका कैंसर, कौन सा म्याज बन रहा है, किसी किताब में नहीं लिखा। कि मैं जो किताब लिखूंगा उसमें सबसे पहले हेडिंग ये होगी इंशाल्लाह, और मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ होगी, यानी किसी की नकल नहीं मारनी। जितना आता है मैं वही लिखूंगा, चाहे 1500 की किताब बने, चाहे 1500 की बने, लेकिन अपना पर्सनल बात लिखनी है। तो ये लिखना चाहिए कि भाई ऊपर लिखे भी सबसे पहले मोटे रूप में माइंड को पढ़े, इस दवाई की रूह ये एक लाइन है, इस दवाई में अगर आप जाएंगे तो ये म्याज आ सकता है, और इस म्याज की ये दवाई है, इसको नहीं बोलना अपने इलाज में। ये हमें पढ़ाई नहीं किया। बताए कौन सी किताब में लिखा है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की, किसी और किताब में लिखा है कोई?
वही हमारा आधी होम्योपैथी इधर रखी हुई है, कोई कम्बिनेशन कर रहा है, कोई सीएम दे रहा है, कोई टेलम दे रहा है, कोई वैलम दे रहा है, कोई कह रहा है ये आगे पीछे दो दो तीन तीन चार दे दो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। असल बात किसी को पढ़ाई नहीं उन्होंने। जैसे इस्लाम हमारा डेवलप हुआ है, तकसीम हुआ है, होम्योपैथी तकसीम हुई हुई है। और जिसके पास जाए उसने कहा कि मेरी तरीका इलाज सबसे जबरदस्त है, अगर मैं कम्बिनेशन दे रहा हूँ तो इससे अच्छा इलाज कोई नहीं, अगर मैं 30 में दे रहा हूँ तो इससे बड़ी पोटेंसी कोई नहीं, मैं 6 में दे रहा हूँ तो इस ऊपर क्यों जाऊँ, कोई सीएम में दे रहा है तो कह रहा है मैं इससे नीचे क्यों आऊँ। भाई अगर आप माइंड को देख के कोई पोटेंसी देगी वो काम तो करेगी, आप म्याजमेटिक को देख के कोई देगी काम तो करेगी ना। आप म्याजमेटिक दे रहे हैं, ये तो आज हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं पिछले इतने सालों से, हमने कुछ म्याज के बारे में बताया, माइंड के बारे में बताया कि इसको ठीक है जी रूल काज के मुताबिक बताया कि ये दें, तो आप देखिए कामयाबी भी होती है, जबकि किसी मैथमेटिका में इससे अलग नहीं लिखा हुआ। रूट कार का तो बिल्कुल नहीं। ये नहीं लिखा ना, देखना चाहिए कि भाई आप ये कैमोमिला पढ़ रहे हैं, इसके बच्चे आएंगे, इसकी रूट काज भी नोट करेंगे, रूट काज क्या हो सकती है इसकी। अगर रूट काज है तो पहले वो दे फिर कैमोमिला दे, और रूट काज पे अक्सर मरीज ठीक हो जाते। हम माइंड की बात करें तो डॉक्टर बाच ने जो वर्क किया है बेच फ्लावर पे, उसको आप किस तरह से? यार बात यह है कि बेच फ्लावर की मेडिसिन मैं यूज नहीं करता, ठीक है, मेरे पास पड़ी 28 दवाइयाँ, कि मेरी प्रैक्टिस उधर अभी नहीं गई, मैंने एक दफा किताब पढ़ी दोबारा नहीं पढ़ी, यही नहीं मुकम्मल हो रही जो माइंड के, तो वो मैं कैसे आगे जाऊँ। सर उसको बहुत मतलब जोर से वो क्या डॉक्टर बाच ने मतलब उसको माइंड पे ज्यादा तवज्जो दी गई, माइंड पे? जी जी माइंड है ही सिर्फ माइंड सर, वो क्लास को जो बैच फ्लावर मेडिसिन है जी सर। उसमें सिर्फ माइंड की लिखी हुई है, नहीं सर ज्यादातर ये फियर और इंटेंशन आर्गन की नहीं लिखी हुई, जी सर। आर्गन की नहीं लिखी हुई, मतलब जैसे सर दर्द है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, उसकी नहीं लिखी उसने नाम से। वो ज्यादातर मैंने ज्यादा जोर उस पे सर भी बहुत ज्यादा माइंड सेंटर पे ज्यादा जोर दिया। और सर ये को है उधर डॉक्टर, मैं आपकी बात को एंडोर्स करूंगा सर, वो इंडिया के तमिलनाडु के है, वो भी बाच फ्लावर पे ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर केवी मुरते उसका नाम है, तो वो भी माइंड के ज्यादातर उनका काम है, वो मैं देख रहा था तो आपकी। देखिए मैं शुरू से माइंड पे कर रहा हूँ, जी ठीक है, और आजकल जो मेडिसिन नई नई आ रही हैं, कैटोपैथी है, ये सिर्फ रोकती है मर्ज को, स्टे करती है, ब्रेक लगाती है, ठीक नहीं करती। ठीक करेगा आपके माइंड की जो सिम्टम होगी या मियाजमेटिक सिम्टम होगी या रूट काज की होगी, ये सब रोक रही है, उनको रोक रही है। सर इस चीज को अगर हम देखें तो हम बहुत दूर है होम्योपैथी से, होम्योपैथी से माइंड की बात करें तो हम बहुत दूर है मतलब जो लग रहा है हमें, यानी आप जो आपने मतलब आप जो फरमा रहे हैं सर वो दूर कैसे हैं, आप होम्योपैथी से दूर हैं, जी जी होम्योपैथी से तो माइंड से तो नहीं ना, माइंड को लें तो होम्योपैथी से नजदीक हो जाएंगे, माइंड को लें तो होम्योपैथी से नजदीक हो जाएंगे। आप देखें ना, आप लोगों का माइंड कुछ मुझसे मिलता है तो आप आते हैं ना, जी जी मैं अगर यहाँ आपको पुलाव भी खिलाऊं ना, 5 डिशे भी, तो माइंड भी मिलेगा तो आप नहीं आएंगे दूसरे दिन। माइंड मिलता है तो आप आते हैं, और माइंड बहुत कम लोगों का एक दूसरे से मिलता है, और जब माइंड मिलेगा तो कामयाबी होगी। अब माइंड ऐसी चीज है कि अगर मैं अभी आपको कोई ऐसे लफ्ज सुना दूं, ठीक है, आपको बुरा लगे, आप दोबारा कब आए। मैंने तो कोई आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने लड़ा नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने कोई अल्फाज ही सुनाए प्यार मोहब्बत से हटके। तो माइंड ऐसी चीज है कि वो चेंज होते में देर नहीं लगती, और जब वो एक दफा चेंज हो जाए उसको वापस आने में देर बहुत लगती है, लेकिन हमारी दवाइयों से विद इन डेज माइंड वापस आता है, विद इन डेज, ये याद रखें। कहते जी नेचर कैन नॉट बी चेंज, मैं कहता हूँ जो होम्योपैथी कैन चेंज दी नेचर, की है हमने बहुत सारे लोगों की। ये जिसने जुमला लिखा था पता नहीं क्यों लिखा था, उसको पता नहीं होगा होम्योपैथी क्या, सीधी सी बात है। कितने बच्चों की नेचर चेंज की है हम, कितने बड़ों की नेचर चेंज की है, कितने बीवियों की नेचर चेंज की है कि उनके अपने खामद से मोहब्बत शुरू होगी, ये कम चीज है। आगे कहा जी मुझे खामद तो एक नजर नहीं आता, नफरत है, आती है ना, कहते हैं, कितनी कहती है ओपनली। आप उनको देते हैं, सिपिया देते हैं, प्लाटिनम देते हैं, स्टाफिस एग्रे देते हैं, और कहते हैं हम ठीक हो गए।
तो आप ये देखिएगा, आप उनकी नेचर चेंज कर ली ना, खामद है वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है, जब आप माइंड को पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ माइंड की अगर पढ़ देना, सिर्फ माइंड, ठीक है, और आप कुछ भी ना पढ़ें। मरीज है उसकी बात सुने, मुझे शर्टिक पेन है सुने, मुझे यहाँ दर्द होता है सुने, मुझे दर्द रात को होता है सुने, मुझे सुबह होता है सुने, मुझे चलने पे होता है सुने, ठीक है, मुझे दबाने पे आराम मिलता है सुने। सुन लिया ना? अब कहेंगे गुस्सा आता है आपको, आपकी तबीयत में तेजी है, आपकी तबीयत में जल्दीपन है, आप अपनी बात बनवाना चाहते हैं, वो पहले तो देखेगा, गुस्सा आएगा तो कहेगा जी मैं क्या बताऊं, अपनी बात बनवाना चाहते हैं मैं क्या बताऊं, लेकिन आपकी 2-4 दफा पूछ से कहेगा हाँ जी मुझे ऐसा है। तो फिर आप सिर्फ माइंड की दे दें, देखे वो भी ठीक होगा और वो भी ठीक होगा। इससे अच्छी और क्या सबूत है कि आप माइंड पे जब दे दें, ठीक है, सिर्फ माइंड पे आ जाए। जिन दवाइयों का माइंड लिखा हुआ है आप वही पढ़ना शुरू कर दें, वही याद कर लें। मरीज आता है उसको पेट दर्द है, हाँ जी ठीक है जी, किस वक्त होता है जी, इस वक्त होता है जी, किस टाइम होता है जी, इस टाइम होता है, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद, सोले। आपको तो पता ही नहीं इसकी पेट दर्द की, आपको तो माइंड पता है, आप माइंड पे आ जाए कि आपको अगर कुछ कहे आप कुर्ते बहुत ज्यादा है या माफ कर देते हैं। 95% औरतें कुर्ती हैं बहुत ज्यादा, नहीं माफ करती। आप दें उनको स्टाफिस एग्री, आप दें उनको कैमोमिल, आप दें उनको स्टाफिस एग्री। अगर वो अपनी बात मनवाती है, दूसरों को हेट समझती है, दूसरों को छोटा समझती है, आप प्लाटिनम दें, उनकी मेंसेस भी हैं, उनके फिब्राइड्स भी वो ठीक हो रहे हैं। आप देखिए कितनी क्लियर कट लिखी है कि ये दवाई फिब्राइड्स के लिए बड़ा जबरदस्त काम करेगी, नहीं करती, आप दे रहे हैं ना कि माइंड पे आए वही काम कर। माइंड पे आएंगे सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रुकेगी, फिर उसकी श्रिंक होगी, और ये जरूरी नहीं कि वो फिब्राइड 100% आपकी डिसअपियर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये 50% रुक के वहीं पे उनका काम खत्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएंगे, मरीज ठीक हो जाएगी। आप जोर लगाते रहते हो, नहीं भी ये 8 cm 6 cm से 4 पे आई है, इसको 1 पे लाना है, ब्लीडिंग उसकी बंद हो चुकी है, मैंसी रेगुलर हो चुके हैं, आप दे ही जा रहे हैं दवाई कि इसको 1 पे, वो नहीं आ रही 1 पे, वो डेड हो चुकी है। जब डेड होगी वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, जब मैंसी ठीक हो गए हैं तो ओके करें। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा, कोई लकोरिया हो रहा है, कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं बन रहे, माइंड पे आके उसको दवाई दे, फिर उसकी दवाई भी कोई और भी बन रही है माइंड। हम इसके पीछे लगे रहते हैं कि जो जी खत्म ही करना है, वो नहीं होती खत्म बात कर। कितने के 0-0 होते हैं, नहीं होते, बहुत कम है। जिनकी छोटी होती है 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, वो शायद 0-0 हो जाते हैं, और जिनकी बड़ी हैं वो 3 पे, 4 पे, 5 पे, 2 पे आके रुक जाती है, उनके मेंसेस की ब्लीडिंग ठीक हो चुकी होती है, रेगुलर हो चुकी होती है, फ्रेश हो चुकी होती है, उस पर हालात छोड़ देते हैं, ओके हो गया। अंदर कितनी चीजें हमारी ग्रोथ होती है हमारी सोच के मुताबिक। अब बकरा ज़िबा करें कितनी ग्रोथ नजर आती है, कभी बकरा अपने हाथ से ज़िबा करके देखें ना, अमीर आएगी। तो कभी बड़ा ज़िबा करें, क्लोजली देखें स्किन के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, उसकी कितनी चर्बी है लिवर के ऊपर, लिवर के अंदर, किडनी के ऊपर, आप देखिए वो सारी ग्रोथ हुई होती है ना, क्योंकि वो डेड हो जाती है, एक दफा बनने के बाद रुक गई, ठीक है, रुक जाती है। आपका ज़हन उसी तरफ रहता है कि मैंने इसका ये माइनस करना है फिब्राइड, जबकि सिम्टम सारी ठीक हो चुकी है, आप माइनस करते करते उसको दवाइयां और दे के कोई दिहाई काम शुरू हो जाता है। खत्म करें वहां, ठीक है जी, प्लेसबो दे महीने के लिए, महीने बाद आए, हाँ जी अब आपका असल प्रॉब्लम क्या था, बच्चा नहीं हो रहा, आप आ जाए बच्चे के मूड, अब फिब्राइड को छोड़ दें। कौन कौन सी दवाइयां हैं, बच्चा नहीं हो रहा, माइंड पे आ जाए, दवाई दे, फर्टिलिटी ठीक हो जाएगी। एग्रीवेशन पे आ जाए, मैंने क्या, उनका थर्मल पे आ जाए, देखे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ सवाल? जितने मेडिसिन पे सर आपने काम किया पूरे टेस्ट पे जो माइंड की, वो सर अब हार्ट को आप कन्वर्ट करें हार्ट में, तो हमारे लिए क्या हार्ट क्या, मतलब एक बुक आप पीछे कर रहे हैं। यार मेरी कोशिश है कि मैं बुक लिखूं, मैंने एक दो चीजें के 1-2 सफ़े लिखे भी हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लिखूंगा मैं। कोई ऐसा मसरूफियत है
कि शायद मैं आपको कहूँ कि मुझे कंघी करने का भी टाइम बात कर नहीं मिलता। अल्लाह ने मसरूफ रखा है, ये भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इतवार को भी छुट्टी नहीं होती। तो बहरहाल उम्मीद है, सोच है, लिखूंगा किताब। मैंने आपको पहले कह दिया, चाहे 15 सफ़ा को लिखूँ, मैं लिखूंगा जरूर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, से ताकत हुई। और कोई सवाल? और मेरी किताब जो होगी वो बिल्कुल हट के होगी, ये भी आपको बता दूं। उसका टाइटल भी हट के होगा, उसके अंदर भी हट के चीजें मिलेंगी आपको, और वो बड़े फाइन पेपर पे होगी, अखबारी कागज पे मैंने नहीं लिखनी। लाइन वाइट पेपर होगा, चाहे वो 100 रुपए की जगह 500 रुपए की बेचनी पड़े, पेज अच्छा होगा, तस्वीरें जबरदस्त होंगी, लिखाई ऐसी होगी कि बगैर रोशनी के भी आप पढ़ सके, पढ़ने को दिल करे। और ये कैंटर पट्टी दूसरी खोले, आज इन्हें उतारे जी, लाइट जलाएं जी, फिर भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे करके पढ़ते हैं जैसे घड़ी साथ घड़ी ठीक नहीं कर रहा। तो इस तरह पट्टी पढ़ने का क्या मजा आएगा? देखे, दुआ करें यार, ठीक है। अच्छा जनाब, उर्दू जी, इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश में कौन है मुझे बताएं। अगर आप कहेंगे तर्जमा कर लूँगा, आपका सुना बड़ा अच्छा तर्जमा आसान हो जाता है। ऊपर कंप्यूटर ये मोबाइल रखे तो इंग्लिश में आ जाती है। जिसको शौक है वो इंग्लिश कर ले, पढ़ ले। लेकिन इंग्लिश लिखनी मेडिकल की आसान है बजाय उर्दू की, ये मैं आपको बता दूं कि आप एक रूब्रिक में उसकी 6 लाइनें लिख लेते हैं, सिर्फ एक रूब्रिक में, आसान है वो। लेकिन आगे हमारे पढ़ने वाले वो खरीदेंगे नहीं। आप लाखों रुपए की किताब छाप के बैठे, आगे खरीदना तो क्या बनेगा मुझे बताएं। बोरिक मैट्रिया मेडिका इंग्लिश में कितने डॉक्टरों के पास है? उर्दू का सबके पास है। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि उसके साथ नीचे इंग्लिश भी लिख दी जाए, जरूरी इंग्लिश लिख दी जाए, ठीक है ना? हाँ? वो आप तर्जमा करा के छाप में वहाँ सुबह से रात में आपको उसके राइट्स दे दूंगा, ठीक है? मैंने क्या कुछ चीज छुपा ली तो है नहीं, चाहे आगे जो मर्जी प्रिंट करा के भेजे, मुझे क्या। मैंने वो कमाई के जरिए से तो नहीं छाप ली ना, तो जो सी मर्जी जुबान में छपे। अभी कुछ बुक्स आई हैं, उन्होंने ऐसे ही तर्जुमा किया है। क्या? एक तरफ जो है ना, जो रियल टेक्स्ट है ना वो लिख दिया है, उसके सामने वो लिख दिया है, तो वो समझिए नहीं, ऐसे अल्फाज जिनको क्लियर नहीं हो रहा उसका मतलब नीचे इंग्लिश ही लिख दे, बस आपको क्लियर हो जाए ना एक चीज। बहरहाल शुक्र है कि हम बोरिक मैथमेटिक्स का पढ़ लेते हैं और कुछ ना कुछ समझ भी लेते हैं। अच्छा जी, अब नक्शा मीका दवाई है, लेकिन इससे पहले हमारी 2 छोटी छोटी दवाई रहती है। मैं चाहता हूँ 2-4 बातें उसकी करूँ तो वो रह जाएंगी। एक है न्यूफल ल्यूटियम। ये जो दवाई है ये आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती है। इसका अभी हमारा कोई मेडिसिन आएगी जिस पे हम पूरे सेक्सुअल सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, उस पर डिटेल हो जाएगी। लेकिन न्यूफल ल्यूटियम जो है ये आपके लिए बिल्कुल डिमिनिश्ड ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, कि जिसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो चुकी होती है, ये उसमें काम करती है। बड़ा अच्छा। अगर कोई आके कहेगा कि वीक इरेक्शन है, मेरी टाइमिंग कम है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि ख्वाहिश भी खत्म है, तो तब ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। इसकी पहली अलामत यही है कि ख्वाहिश ही खत्म है। ये जो बातें बता रहा है वो पिछले बता रहा है आपको, ठीक है जी। और इस ख्वाहिश के ख़त्म होने पे फिर क्या होता है कि एट्रॉफी ऑफ पीनस हो जाती है, पीनस भी इसमें फिर एट्रॉफी हो जाती है। तो ये उस एट्रॉफी को भी दूर करती है। जब दवाई ये काम करेगी तो सेक्सुअल डिज़ायर को भी अपडेट करेगी और पीनस के साइज को भी इन्हेंस करेगी। और मैं अक्सर जो ऐसे होते हैं जो बच्चे जो अपनी उम्र के साथ एट्रोफाइड जेनिटेलिया होते हैं, मैं ल्यूफर उनको साथ ज़रूर देता हूँ। वेसिकल क्रिया का आरामेटिक लेशिया भी देता हूँ, एक्सरे भी देता हूँ, पिचुटकी भी देता हूँ। देखिए ये दवाई भी साथ लाजमी होती है और इसके रिजल्ट मुझे बड़े अच्छे मिलते हैं। तो ल्यूफर ल्यूटम बेसिकली इसी के लिए, लेकिन इसके बाद किसके लिए, ये जब कुछ सेक्स का आएगा लेक्चर तो उसमें इंशाल्लाह कवर होगा। फिर एक दवाई रह गई है नक्स बास काटा। ये भी हमारी छोटी दवाई है, लेकिन इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। कि आप ये देखें कि इसमें नक्स मास काटा जो है
ये इसका मरीज सबसे पहले ओपीएम की तरह ड्राउजीनेस में होगा, सुस्त है, आंखें बंद हो रही है जहाँ बैठ रहा है, अंदर से जाग रहा है। और जिसको कोमा की इसके अगर सिवियरिटी हो तो कह देते हैं ये कोमे का पहला दर्जा भी है, फर्स्ट ग्रेड ऑफ कोमा भी इसमें नज़र आता है कि बिल्कुल मस्त है, अपने हाथ से उसको हिलाओ तो जवाब दे रहा है, ना हिलाओ तो नहीं जवाब दे रहा। लेकिन इसके साथ इसकी नज़रें, इसकी सिम्टम सारी मैदे पे होंगी, इसका ध्यान मैदे पे होता है क्योंकि मैदा इतना इसका डिस्टेंडेड हो जाता है खाने के बाद कि वो मुश्किल में फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ। और फिर ये परेशानी इसलिए होती है कि इसके अंदर गर्मी होती है लेकिन प्यास नहीं होती, बिल्कुल प्यास नहीं होगी, इतना मुंह खुश्क हो जाएगा कि इसकी जबान ऊपर जाके जुड़ जाएगी तालू के साथ, टंग एडहेयर टू पैलेट, टंग जाके जुड़ जाती है। और फिर इतनी इतनी खुश्की होती है इसके अंदर कि प्यास नहीं है, पल्सटीला में फिर प्यास थोड़ी बहुत होती है, इसमें प्यास नहीं होती, जर्सीमी में फिर पानी पीता है, इसमें नहीं पीता। और इतनी प्यास कम होती है, इतनी नहीं लगती, इसका थूक जो है वो काटन बन जाता है, जिससे आप रुई फेंक रहे, इस तरह बड़ी मुश्किल से निकलेगा, जैसे रुई का थोड़ा सा भगोला निकला है, वो भी उसमें भी वेटनेस नहीं होती। तो गलूदगी में ये बड़ा अच्छा काम करती है, जैसे गलूदगी में आपकी जलसीमियम है, आपकी एसिड फास है, आपकी ओपीएम है, ये बड़ा अच्छा मिलके काम करती हैं, एक दफ़ा गलूदगी ख़त्म करती हैं, हमेशा भी ठीक करती हैं। तो गलूदगी में ये भी बड़ा अच्छा काम करती हैं वाली दवाइयों में से। अगर गलूदगी नज़र आ रही है, साथ मैदे की प्रॉब्लम है, तो ये मर्ज़ को इंशाल्लाह ठीक करती है। तो ये इन ज़्यादातर तो और भी इसके सिम्टम हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें इस्तेमाल हो रही है और ये अच्छा काम करती है। जिनके एकदम पेट सूज जाते हैं, हम एकदम चाइना देते हैं, रेफरस टाइवा देते हैं, हम आयोडम दे देते हैं, काली काप दे देते हैं, लाइकोपोडियम दे देते हैं। लेकिन अगर प्यास नहीं है और वो कहता है कि मेरी ज़ुबान इतनी खुश्क होती है कि बिल्कुल तालू के साथ चपक जाती है, कई भी जाके कहते हैं उनको नक्सामिका जब भी दी है उनकी ये सिम्टम ठीक होगी, तो ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। नक्स मास काटा, जायफल, जायफल बहुत इस्तेमाल होती है, आपको पता है ना, हर नुस्खे पे जायफल। तो ये जायफल हर नुस्खे में नहीं, जहाँ पेट अफरेगा, जहाँ डिस्टेंशन होगी, एनॉर्मसली डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टोमक, दोनों है इसमें। कभी वो कहेगा सिर्फ अंदर से मेरा मैदा फूलता है जी, कभी कहेगा जी बाहर से मेरा पेट भी फूलता है, तो उसमें ये काम करती है, इसमें मैंने दी है और बड़ा अच्छा काम करती है। इसके साथ अब हम अपनी असली दवाई पे चलते हैं। नक्सवामिका हमारी रोज़मर्रा की दवाई है, इस्तेमाल होने वाली और अक्सर इस्तेमाल होती है। और ये हमारी जो ये देखें कि जितनी पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है उनमें अगर कहें ना कि चंद अच्छी दवाइयों में से ये दवाई है कि जिसकी सिम्टम क्लियर कट प्रूव हुई और वो क्लियर कट काम भी करती है, और वो ऐसा काम करती हैं कि आपको मजा आ जाएगा। नक्सवामिका बात को ऐसा काम करती है कि वाकई हम कहते हैं कि ये एनवी का पेशेंट था और उसकी सारी सिम्टम ठीक हुई सिंगल एक डोज से भी। कितने मरीजों की इसने मैप्रोजोल छुड़ाई है, कितने मरीजों का वो जो खा पीते हैं, कौन सा सिरप है, बड़ा मशहूर है, म्यूकेन है, एक और भी है, वो कहते हैं खाते हैं गैविस्कॉन, वो भी छुड़ाइए। लेकिन सिम्टम इसकी होंगी तो छूटेगी, वरना हमारे पास मैदे की बहुत दवाई है। अगर आज मैं सारा 1 घंटा और बोलूं तो आप सारे इंशाल्लाह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर उन 15-20 दवाइयों को आप पढ़ लें, आप अजबर कर लें, उनका माइंड देख लें, उनका रूह देख लें, स्टमक पढ़ लें, आप किसी इंटरोलॉजिस्ट से कम नहीं होंगे। मेरी काम करती है बड़ा अच्छा। आज का कर रहे हैं, आज का थोड़ा सा कर रहे हैं थोड़ा सा तो करें, नक्स दवाई है ना, इस पे करेंगे। तो अब ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। मैं आपको बताऊं, ये आपके स्टोमक पे काम करेगी, आपके ओसोफेगस पे काम करेगी। अगर यहां पर रुकावट है तो ये वहां पे
काम करेगी। रुकावट का मतलब डिफिकल्टी टू सॉल्विंग, ठीक है, पेनफुल सॉल्विंग, स्टेनोसिस, कि जैसे कुछ चीज फंस गई है, इधर डक्का लग गया है, पिक्चर लग गया है, तो वहां ये सबसे अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी दवाइयाँ इसके एनाकार्डियम भी है, फास्फोरस भी है, कैजुप्टम भी है, बैप्टेशिया भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, कंडोरेंगो भी है, ओरेंथोगालम भी है। वो भी इस सिम्टम पे सब काम करती हैं कि आपके ओसोफेगस को लूज करती हैं, खोलती हैं। कईयों की बकायदा स्टेनोसिस होता है ऐसे कि बंद हो जाती है, और कईयों को सिर्फ फीलिंग ऐसी होती है कि बंद हो रही है लेकिन चीज़ निगली जा रही, और कईयों की चीज़ निगली भी नहीं जाती कि रुक जाती। कईयों का लिक्विड देखे वो फंस जाता है, ये उल्टी अलामत है कि लिक्विड रुक रहा है। कईयों का ठोस चीज़ रुकती है, किसी का अंडा रुक रहा है, किसी का चावल रुक रहा है, किसी की रोटी, किसी की बोटी, सब्जी खा रहे हैं चलजम टिंडे वो नहीं रुक रहे। तो जैसे ही आपके जहन में इसकी एक सिम्टम ऐसा आती है कि एकदम इसकी काया पलट जाती है। इसकी मेन सिम्टम में से एक सिम्टम है कि काया पलट जाती है अपने ऑर्गन की, मैं इंसान की नहीं कह रहा। अब काया कैसे पलटती है कि आप खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉलीक्लस मेडिसिन है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएगी, खत्म नहीं होगी। आप इसको सोच के पढ़ेंगे, आपके दिमाग में दर्द हो जाएगी। आप एक दिन में ना सही तरह पढ़ सकते काशी नाम में, ना कैंट लेक्चर में, ना प्यूरा मेडिकल जो मैथमेटिका प्यूरा उसमें भी नहीं पढ़ सकते। वन गो में आप नहीं पढ़ सकते इसको, ये एक एक जुमला इसका समझने वाला है। अब ये क्या पढ़ती है कि इसका कहते हैं कि फंक्शन उलट जाता है। कैसे उलटता है? वैसे ये सिम्टम जो है कि यहाँ कोई चीज फंसती है, ये आगे जाके टूवर्ड लीड्स टू कैंसर, सी ओसोफेगस बन जाता है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज पे सब कैंसर वाले मरीजों को ठीक करती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यही बीमारी अगर ठीक ना हो, आगे जाके कैंसर बनती है। और कितने लोग आपके पास आएंगे, उन्होंने एंडोस्कोपी कराई होगी, डायलिटेशन कराई होगी, क्या जी आपकी नाली सुकड़ गई है, और कुछ अरसे बाद वो कैंसर बन सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये इसी स्टेज पे ठीक है। अब काया कैसे पड़ती है इसकी? ये बड़ा ही सेंसिटिव और हसासियत वाला पेशेंट होता है। नस्वा मीका का इतना हसासियत है कि पैनाडोल की सिम्टम भी आप में वो गड़बड़ कर देगा। आप हल्की सी पैनाडोल है, हर बंदा खाता है, हर बच्चा खाता है, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी तो नस्वा मीका दवाई होगी। नस्वा मीका कहते हैं ना, एलोपैथिक दवाइयों का तोड़ है। अगर आपके पास आए कोई ऐसा मरीज जो दवाइयाँ खा के आ रहा है, सबसे पहले नक्सवा मीका दे। इसीलिए कहा गया है कि अगर वो हसासियत वाला पेशेंट होगा तो आप नक्सवा मीका उसको देंगे। और हम अक्सर पेशेंट को नक्सवा मीका पहले देनी पड़ती है, क्योंकि जो दवाइयाँ खा के आता है तो कुछ दवाइयों की सिम्टम, पैराडोल की सिम्टम, एंटीबायोटिक की सिम्टम, आपकी एंटी एलर्जी की सिम्टम, आपकी ट्रंकलाइजर की सिम्टम इसमें मौजूद होती है, जो उसकी काया पलट, उसका फेल पलटती है, इसका सिस्टम को उलट कर देती है। इसलिए मैक्सिमम पेशेंट अगर आते हैं तो हम नक्सवा मीका जरूर देते हैं। एक पूड़ी अलग बना दी, उसकी जुबान पे कतरा डाल दिया, या 5-6 पूड़ियाँ बना दी कि रोज की एक खाओ, ताकि जो एलोपैथिक की या दूसरे दवाइयाँ, एलोपैथिक के अलावा जो आपकी दूसरी हैं, हिकमत की हैं, आजकल नुस्खे इतने चल रहे, यूट्यूब पे भी वो इस्तेमाल कर करके आते हैं। यूट्यूब वालों से मजाक समझ लिया है उसको, मेडिकल को और बीमारियों को और इलाज को। हर बीमारी का इलाज आपके किचन में मौजूद है। किचन की चीज़ों से इलाज कर रहे हैं, और मरीज खा खा के आ रहे हैं, जब ठीक नहीं हो रहे तो क्या होता है कि उनके मैदे मजीद खराब होते हैं, जब उनको सूट नहीं करते। आप एक अजवाइन है सबको खिला रहे हैं, सौंफ है सबको खिला रहे हैं, आप अदरक सबको खिला रहे हैं, आप सौंफ सबको खिला रहे हैं, आप प्याज का पानी निचोड़ के दे रहे हैं, आप लौंग कहते हैं खाएं, आप दालचीनी कहते हैं खाएं। भाई अपनी अलग अलग उनकी खासियत है, कोई इनमें से गर्म है, कोई ठंडी है, कोई मुतदल है। आप कैसे गर्म वाले गर्म को देंगे? और वो भी आप दे रहे हैं रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल अपनी सिम्टम पैदा करेगा। कहते हैं जी एक एक पाव पीस लें, 6 महीने खाएं, 6 महीने में सिम्टम जरूर पैदा करेगा, प्रूव करेगा आप। जब वो भी मिल जा रहे हैं, उनको भी नक्सवा मीका की जरूरत होती है।
नक्सवामी का आपके हर घर की जरूरत है। मैं ओपनली कहूंगा कि हर आदमी को नक्सवामी का घर में रखनी चाहिए। जैसे आपने पैनाडोल रखी हुई है, बच्चों के लिए पैनाडोल सिरप रखा हुआ है, गैविस्कॉन रखा हुआ है, म्यूकेन रखा हुआ है, आप नक्सवामी का रखेंगे तो आप मुस्तकबिल की अपनी जो बीमारियां हैं, मोल्ड डिजीज और स्टोमक पेशेंट, वो ठीक हो जाएंगी आपकी, क्योंकि शुरू में जब आप दवाई देंगे तो उनकी सिम्टम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं अपने एलोपैथिक डॉक्टरों से भी दरख्वास्त करूंगा वो भी अपने घरों में रखें। जो एलोपैथिक इलाज कराते हैं, नहीं होम्योपैथिक कराते, वो भी नक्सवामी का घर में रखें। 3201 में रखें। आप देखें जरा सी कोई प्रॉब्लम हो, आप नक्सवामी का दें, वो फायदा करेंगे, आपके बहुत से केसेस को ठीक करेगी इंशाल्लाह। जैसे हमारी कुछ मेडिसिन है, आप उसको घर में रख सकते हैं। एकोनाइट है, ब्रेटम एल्बम है, बेलाडोना है, क्रेटेगस है, आप घर में रखें उनको, तो ये काम करती हैं अपने अपनी सिम्टम पे, आपको हॉस्पिटल जाने से बचाएगी। कितने ही पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको हर हफ्ते बाद जाना पड़ता है अस्पताल, मुझे ड्रिप लग गई जी, इसमें फलां दवाई एंटी वो आपके स्टोमक की डाल दी, एंटी पेन डाल दी, ठीक है, और मैं दूसरे दिन फिर हो गया, तीसरे दिन मैं बड़े इस हिसाब से तंग है। अगर इस तरह के पेशेंट, अगर कोई खाने में दावत खाई है, घर में कोई बदपरहेजी हो गई है, मिर्च मसाले ज़्यादा हो गए हैं, बासी चीज़ खा ली है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है नक्सवामी का, शुरू में खाएं तो 50% केसेस आपके हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने प्रूव भी की हुई। आप परसटीला घर में रखें, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं। आजकल केक पता नहीं क्यों आने शुरू हो गए हैं, केक की बेकरियां पता नहीं कहाँ से शुरू हो गई, कोई बेकरी मिठाई छोड़ के केक लाना शुरू हो गया। पहले शुगर कराते थे, अब मैदे खराब कराएंगे, अब उनके लिवर जनाब आपके फैटी कराएंगे, लिवर इलाज कराएंगे आपको खिला खिला के बेकरी आइटम। तो अगर केक है, पेस्ट्री है, बिस्कुट है, तो परसटीला आपके घर में होनी चाहिए। ये उसके जो असरात हैं वो उसको ख़त्म करती है, जो उसमें केमिकल है, जो बेकिंग पाउडर है, जो क्रीम है, जो दूध है, जो उसमें बाहर की क्रीम लाते हैं, उसमें आपके फूड टेस्ट जो आपके होते हैं फ्लेवर, उसको ख़त्म करती है पल्सटीला। अगर पल्सटीला आपके घर में मौजूद है तो आपको ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत महंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने क्लिनिक पे रखें, अपने घर में रखें। आप नक्सवामी का पल्सटीला दें, देखिए आपके कितने पेशेंट ठीक होते हैं। मेरे पास पेशेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते थे, और एक एरिया में बैठा था, वहाँ बहुत हैं, वहाँ ख्वाजा भी रहते हैं, भट्ट भी रहते हैं, शेख भी रहते हैं, सब खाने पीने के शौकीन, सब खाने पीने के शौकीन। सुबह नाश्ता भी भरपूर करेंगे, छोले मंगाएंगे, पाए मंगाएंगे, नान मंगाएंगे, फिर दोपहर का खाना भी जा रहा है, गोश्त जा रहा है, चटपटी चीज़ जा रहा है, साथ कबाब जा रहे हैं, साथ बराए नाम रायता और बराए नाम सलाद भी जा रही है। शाम को आएंगे, फिर पैसे कमाए हुए हैं, जेब में पैसा पड़ा हुआ है, बेगम को पकड़ा, खुद चले गए, टिक्के ले आए, कबाब ले आए, कढ़ाई ले आए, शाम को वो खा रहे हैं, सारा ख्याल, सारी नजरें खाने पे हैं, और जिसका खाने पे है उसकी दवाई भी नक्सवामी है। उनकी फेल ही पलट गया कि हमने खाना ही है बस। इसकी एक सिम्टम है कि फेल पलट जाता है। अब वो फेल पलट की बात हो रही थी कि यहाँ पे क्यों होती है उसको स्टेनोसिस, फीलिंग ऑफ ब्लॉकलेस, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि मैंने कल तो ये चावल खाए थे, फिर आज चावल खाऊं, और ये सोचते ही तो फिर उल्ट जाता है, चावल ही फंसने शुरू हो जाते हैं। तो कहता है 3 दिन से अंडा खा रहा हूँ, आज 4 दिन हो गया अंडा ही खा रहा हूँ, आज फिर अंडा, वही अंडा उसको फंसना शुरू हो जाएगा। मलगन चीज तो अलग ही है ना, कि वो तो काम करेंगी, लेकिन उसके फेल में आ गया कि आज मैं अंडा खा रहा हूँ, चावल रोज खा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरा दिल ये कर रहा था, मुझे जबरदस्ती ये दे दिया, वो यहाँ फंसना शुरू हो जाएगा। फिर उलट जाता है इसका। आपको जनाब मोशन लगे हुए हैं, और सारी स्टूल की आदत है, आज फॉर स्टूल है, आपने सोच दिया क्या मुसीबत है, ये हर वक्त हाजत ही रहती है, आप जाएंगे स्टूल ही नहीं आएगा, फिर ही उलट गया उधर। स्टूल थोड़ा सा आया, फिर आप बैठे हैं, फिर उलट हुआ है, आपने सोच दिया था कि मैंने वो खाया ये खाया, आज फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्या मसला होगा,
तो क्या मसला है ये, और स्टूल भी पूरा खुल के नहीं आ रहा, आप आधा आधा घंटा बैठ रहे हैं। ये स्टूल जाने से आप तंग आए हुए हैं ना, कि मैं स्टूल जा रहा हूँ, आपके जेल में आ गया तो ये वहाँ पे अपना फेल उलट देगा, यानी कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट मैदे की उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, आपको तसल्ली नहीं होगी, उल्टी करेंगे बार बार, उल्टी आएगी बार बार आएगी। आपने खा लिया कुछ दावत, उल्टी आ रही है, बार बार उल्टी कर रहे हैं। जबकि आप देखें कि कुछ दवाइयाँ ऐसी जैसे बिस्मत है और कार्बोवेज है, उनकी उल्टी करने के बाद सुकून मिल जाता है। इसकी उल्टी करने के बाद आपको लगेगा अंदर फिर कुछ रह गया, आपको फिर दूसरी उल्टी आएगी, तीसरी उल्टी आएगी। फिर आप नक्शा का खाते हैं बिल्कुल एक ठीक टाइम पे, तो आप इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। ये आपको अब कैसे ये पड़ती है, अब देखें कि इसी जोर लगा लगा के फिर उनको पाइल्स हो जाती है। एक जोर लगाया हुआ है, एक मरगन चीज़ खाई हुई है। और ये मरगन चीज़ खाते हैं, मैंने पहले बताया कि हमारी कुछ फैमिलियाँ वो खाती हैं, और मेरे पास मुझे कुछ शुरू में अल्लाह ने दिल में डाल दिया कि यार इनकी दवाई तो पल्साटिल और नक्स ही बनती है। मैंने शाम को सबको नक्स दी, सुबह पल्स दी, और मरीज़ ठीक होना शुरू हो गए। और जनाब सुबह अस्पताल अपनी दुकान जाने से पहले भी आ रहे हैं दवाई लेने, और रात को भी आ रहे हैं, कबाब खाएं, सब कुछ खाएं। अब डॉक्टर तारिक से जाके 2 पुड़ियाँ लेते हैं, या हजम हो जाए, तो मैं उनको नक्स दे देता हूँ, शाम को सुबह पल्स दे देता हूँ। उनका काम भी चल रहा था और मेरा भी चल रहा था, अल्लाह खैर सर। तो ये नक्स ऐसी दवाई है, पल्स ऐसी है कि आपकी बहुत सी मैदे की सिम्टम को ठीक करती है, और जब आपका मैदा ठीक होगा तो आपका लिवर ठीक होगा, आपकी आंतें ठीक होगी, आपका आईबीएस नहीं होगा। और अगर किसी का लिवर फैटी हो गया है, किसी का लिवर हेपेटोमेगैली हो गया है, लार्ज हो गया है, और वो अगर किसी आदत में मुब्तला रहा है, जैसे कोई रोज़ कबाब खाता है, रोज़ टिक्के खाता है, रोज़ ऐसी चीज़ें खाता है, तो उसको नक्सवामिका 30 की रिपीटेड डोजेज दें, 2-2 घंटे बाद दें, हफ्ता 10 दिन दे के उसका रिजल्ट कराएं, उसका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो, उसका अगर कोई मास डेवलप हो गया ठीक होना शुरू हो जाए, एनलार्जमेंट लिवर है वो ठीक होना शुरू होगी। क्योंकि काज पे फिर बाज का आप रेपिटेशन जल्दी करनी पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी देंगे तो ठीक हो जाए। अब जनाब देखें कि पाइल्स हो जाती है ऐसे पेशेंट को, उसको खतरा लगा रहता है कि पाइल्स है, ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल नहीं आ रहा, वहां बैठा कि मैं जोर लगाऊंगा तो खून आएगा। अब वह ना जोर लगता है, उसके जेल में आ गया है कि उसका जो प्रोसीजर है वो उल्टा हो चुका है, फेल पलट चुका है, कि अब वो उसके जेल में आ गया, तो ये खुल के स्टूल भी नहीं हो रहा, स्टूल वापस जा रहा है, जोर लगाता है तो बवासीर हो जाती है, थोड़ा जोर लगाता है तो ब्लड आ जाता है। इसी तरह आप देखें कि हर्निया में है, हर्निया की बड़ी अच्छी दवाई है कि अगर आपको लिखा है लेफ्ट साइड, लेकिन राइट पे भी काम करती है। लेफ्ट साइड पे अगर हर्निया हो रहा है तो हर्निया, इसका हर्निया कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी नहीं ठीक हो रहा है। जबकि लाइकोपोडियम के हर्निया में ऐसा नहीं है। रोडोड्रान के एब्राटेनम के जो स्क्रोटल हर्निया है उसमें ऐसा नहीं है। अम्बलाइकल हर्निया उसमें ऐसा नहीं है। बच्चों का, औरतों का पैरा अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं है। आपका इंसीजनल हर्निया उसमें ऐसा नहीं है। आपका इनकार्सिलेटेड हर्निया उसमें ऐसा नहीं है। आपका हार्टस हर्निया उसमें ऐसा नहीं है। आपका फीमोरल हर्निया उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसके हर्निया में जो लेफ्ट साइड पे होगा, मरीज कहेगा जी ठीक होने के बाद फिर हो रहा है, ठीक होने के बाद फिर हो रहा है, जाने के सिस्टम उल्टा हो जाता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसको लेक्सवामिका दे, हमारे हर्निया की बेहतरीन दवाई है। अगर पेट के हर्निया में ये फेल होती है, लाइकोपोडियम फेल होती है, तो आप उसके बाद उसको काकुलस दें, एसिड सल्फ दें। मैं सारे पेशेंट को इन दवाइयों के साथ कलकेरिया फ्लोर जरूर देता हूँ, कि कलकेरिया फ्लोर की खासियत है कि वो आपके लिगामेंट को, मसल्स को, आपके वेन्स को खींचती है, स्किन को उसकी हालत पे लाती है। अगर 50% से कम हर्निया है, यानी कि मेच्योर नहीं है, हमारी दवाइयाँ उसको ठीक कर देंगी इंशाल्लाह। अगर 50% ज़्यादा हो गया है तो वो आपका ठीक नहीं होगा, फिर मुश्किल होता है। लेकिन अगर परहेज़ किया जाए, उस वक्त बेल्ट बांधी जाए, अपने पेट को कम किया जाए, ज़्यादा ना खाया जाए, तो वो 50% से बाद वाले भी हर्निया ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये 50% कैसे है?
आपने तो हड्डियाँ देखा भी नहीं, आपने एक्सरे नहीं देखा, आपने रिपोर्ट नहीं की, आपने सिर्फ रिपोर्ट पढ़ी है। आप उससे पूछें कि अगर आप लेटते हैं तो लेटने के बाद हर्निया आपका अंदर जाता है? अगर अंदर जा रहा है तो वो 50% तक है। स्क्रोटल हर्निया है, बच्चों का आप देखेंगे टेस्टिकल हर्निया है, कभी वो नीचे हो जाता है, कभी वो कहते हैं टेस्टिकल सी साइज पे आ जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो ये 50% मेच्योर होते हैं। जो कांस्टेंट रहते हैं वो और होते हैं, इनको रिड्यूसेबल हर्निया भी कहते हैं, कि दबाने पे रिड्यूस हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और बाहर आने पे बाहर आ जाते हैं। अगर ये इस वक्त इलाज नहीं होगा तो कल ऑटोमेटिक ऑपरेशन पे जाएंगे, इसलिए इस स्टेज पे आप उनका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। और हर्निया की भी बेहतरीन दवाइयों में से ये है, जो बच्चे रोते बहुत हैं या जिनकी पैदाइश के बाद उनकी अम्बिलिकल काट दी जाती है, वो सही कटती नहीं है, सही अंदर स्क्वीज नहीं होती, हड्डियाँ बाहर आ जाता है, और कुछ बच्चे रोते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो उनकी नक्सवा मिका दवाई है और वो बड़ा अच्छा काम करती है। कितने ही बच्चों के नाम जो बाहर आ जाते हैं, छोटे बच्चों की बात करो, चीरख्वार बच्चों की, कि रोते थे अपने शुरू के दिनों में, तो आप उनको ये देंगे नक्सवा मिका, उनका वो हर्निया ठीक हो जाता है। वरना वो डॉक्टर कहते हैं जी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब छोटा सा बच्चा है, माँ बाप कौन चाहते हैं इसका ऑपरेशन करे? क्या ऑपरेशन छोटा सा है लेकिन नहीं कर सकते। और अगर वो अभी भी रो रहा है, साथ कैमो मिला दें, साथ नक्सवा मिका दें, दोनों मिजाज की सख्त दवाई हैं और दोनों आपके हर्निया के लिए और बच्चों का हर्निया से ठीक हो जाता है, बड़ों का हर्निया भी ठीक होता है। इसके साथ साथ आप देखें कि आप इसकी जो सिम्टम हैं वो सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाती है। सुबह उठने पे सर दर्द है तो सुबह हो रहा है, वोमिटिंग है तो सुबह हो रही है, चक्कर है तो सुबह के टाइम आ रहे हैं। सुबह के टाइम क्यों होता है? फेल पलट जाता है। क्यों पलटता है मैं भी बता देता हूँ। हालांकि सुबह तो बंदा रिलैक्स करके उठता है ना, कुछ खाया चलो हजम हो जाएगा, सुबह आराम से पेशाब आएगा, स्टूल इवैक्यूएशन हो जाएगी और आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये सुबह उठता भी परेशानी है, रात को खा के सोता है और सोचता है मैंने आज कबाब बहुत दबा के खाए, आज सुबह कुछ होना है, तो सुबह कुछ हो जाता है। पहले भी कबाब खाए थे, मुझे खून आया था, आज फिर खून आएगा। पहले भी मैंने बाल्टी खाया था चिकन, तो मुझे जनाब कब्ज हो गई थी या मोशन लग गए थे, खुल के खाना नहीं आ रहा था, मैं बैठा रहता था वहां तंग था, आज फिर हो जाएगा। जब गैस ऊपर को चढ़ती है, सुबह उठता है ठीक होने के लिए, लेकिन इसकी क्योंकि वो फेल उल्टा हुआ है, मूवमेंट उल्टी हुई है, तो इसको फिर चक्कर भी आने शुरू हो जाता है। इसका सर दर्द भी सुबह के टाइम हो रहा होता है। इसका देखिए अस्थमा कैसा है, इसका अस्थमा भी खाने पे होता है। सांस की तकलीफ है तो खाने के बाद होगी, मगर चीज खा ली तो सांस उसका खराब हो गया, यहाँ पे बोझ बन गया और जनाब सांस उसका फूल रहा है, सीढ़ियाँ नहीं चली जा रही, पैदल नहीं चली जा रही, किससे? खाने के बाद। औरतों में देखिए प्रेगनेंसी होती है, थोड़ा सा खाती है, उनको सांस की तकलीफ होती है, यहाँ पे बोझ होगा और सांस फूलना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में उमन। और प्रेगनेंसी में भी अगर सांस फूलता है खाने के बाद तो नक्सवा निकाल दवाई। तो जब सांस फूलता है, सांस ऐसे चढ़ता है, लोग समझते हैं इसको दमा हो गया और दूसरे डॉक्टर दमा की दवाइयाँ शुरू कर देती है, हालांकि उनको दमा नहीं होता। कि मैदे का मुंह सूजा होता है, उसको पहले की प्रॉब्लम होती है, नीचे से यूट्रस इनलार्ज हो रहा है, उसका प्रेशर ऊपर पड़ रहा है, मैदे का प्रेशर ऊपर पड़ता है, जब जाता है आपके एंड पे, आपके ओसोफेगस के निचले एंड पे आता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सांस भी फूल सकता है इसमें। अब ये देखें कि इसका दर्द भी बैक पे सुबह के टाइम होता है, सुबह मरीज उठेगा तो दर्द हो रहा है। भाई आप तो आराम के लिए सोए थे, सुबह उठे तो आया कर रहे, आप अनरिफ्रेश स्लीप आपकी हो रही है। किडनी पेन है तो वो सुबह के टाइम हो रहा है, इसका किडनी पेन भी बड़ा अच्छा काम करती है और किडनी पेन अक्सर सुबह सुबह होता है। लेफ्ट साइड के लिए ज्यादा मशहूर है लेकिन राइट पे भी काम करती है और किडनी पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है कि सुबह उठेगा तो किडनी पेन स्टार्ट है, स्टोन है या नहीं है लेकिन किडनी पेन हो रहा है। और फिर इसका
पैरालिसिस हो जाते हैं इसके, अमूमन इसके पैरालिसिस फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। आंखों का टोसिस, जो लिड्स हैं ये गिर जाती है नीचे, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। इसका जो मैदा है, इसके जो फियर्स हैं मैदे से उठते हैं, इसीलिए इसका हर फेर उलट जाता है। इसके फियर्स मैदे से उठते हैं, जैसे लोबिलिया इन्फ्लाटा के उठते हैं कि आप उसको ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है, वो कहता है मुझे RAC ले जाए, घर वाले कहते हैं 7 अप पी लो ठीक हो जाओगे, कहता नहीं जी मुझे दिल के अस्पताल लेके जाए, घर वाले कहते हैं ये जी ये सिरप पी लो ठीक हो जाओगे, तुम बदतमीजी किए, वो कहता जी मुझे आप RAC ले जाए। इसमें फीलिंग ऐसी होती है, फियर ऐसे बन जाता है कि वो फियर जब पक्का हो जाता है तो डिप्रेशन में जाता है, तो जब फियर और डिप्रेशन इकट्ठा होता है तो आपका IBS बनता है। IBS में आपका डिप्रेशन और फियर मिक्स होता है तो IBS बनता है, वरना IBS नहीं बनता। आपका ध्यान ही फिर उलझ जाता है पेट के निचले हिस्से में कि मैं खाऊंगा तो मेरी आंतों में ये हो जाएगा और मुझे स्टूल आ जाएगा, मुझे गैस बन जाएगी, मुझे गैस ऊपर चढ़ेगी और ऊपर जाके मेरे दिल को हमला करेगी, मैं मर जाऊंगा, और दैट इज कॉल्ड IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या है, ISB क्या है, फिर उल्टा हुआ है उनका। जो स्पीड पेरिस्टाल्टिक की है, आपकी बावल की वो उल्टी चल पड़ी है, जब उल्टी चलेगी ऊपर गैस चढ़ेगी, आपको दिल का भी हमला लगेगा, आपके डिप्रेशन भी होगा, तो फिर आप कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी के पास, और एक दिन में 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर भी बदलते हैं ऐसे पेशेंट। ये पेशेंट नक्सवामिका के होते हैं, पेशेंट लोबीलिया के होते हैं, पेशेंट एबिस कैनाडेसिस के होते हैं, पेशेंट एबिस नाइग्रा के होते हैं, ये कि जिनको यहाँ से ऊपर प्रेशर बनता है, कार्बोवेज के होते हैं। तो अगर ये 15-20 दवाइयाँ जैसे एंटमक्रोडम है, आपकी ब्रायोनिया है, आपकी आयरस वर्स है, आपकी रूबीनिया है, आपकी आल्स्टोनिया है, आपकी आलनस है, आपकी ट्रम्बीडम है, ठीक है, एलोज है, पल्साटिला है, और कार्बोनियम सल्फ है, इपिकाक है, फास्फोरस है, बिस्मथ है। अब अगर आप इन दवाइयों को पढ़ लें तो आप देखेंगे तो आप क्लियर कट आपको सिम्टम मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा सिम्टम नक्सवामिका की होती हैं, और नक्सवामिका वो से पेशेंट को क्लियर करता है क्योंकि इसका फियर यहाँ से शुरू हो जाता है। IBS में इसको फिर आप रिपीट करें, बार बार रिपीट करेंगे। बाद दवाइयाँ हमें CM की भी रिपीट करनी पड़ती है, जबकि किताबों में लिख दिया गया कि CM महीने में 1 दफ़ा लें। पता नहीं किस ये लिखा है, किस रिसर्च पे लिखा है, मुझे नहीं पता इसका। हालांकि शिद्दत ज्यादा है, वो मर रहा है, वो कभी कहता है दिल के अस्पताल ले जाओ, कभी होली फैमिली में पड़ा है, कभी किसी अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो उसको आप रिपीट करके देखें, आपको एक दिन में रिजल्ट मिलेगा। मेरे कितने पेशेंट है जो नक्सवामिका शाम और पल्साटिला सुबह खाते हैं, मेरे कितने मैदे के पेशेंट है जो सल्फर सुबह खाते हैं, रात को नक्सवामिका खाते हैं, उनका मैदा ठीक रहता है, उनको दवाइयों की जरूरत नहीं रहती, उनकी बवासीर नहीं होती, उनको ब्लीडिंग नहीं होती, उनको कब्ज नहीं होती, वो ठीक रहते हैं। 30 में दे रहा हूँ इस तरह। वैसे रिवर्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसमें आपकी एसोफ्लोरा भी बड़ा अच्छा काम करती है, आपकी एम्ब्रा भी अच्छा काम करती है, आपकी इग्नेशिया भी अच्छा काम करती है। तो एच पैलोरी दवाई है, ठीक है, एच पैलोरी आपका टेट्रोपैथी है, वो एक बैक्टीरिया से बनी है, वो आप देते हैं तो आपका काम थोड़ा सा स्टे होता है, बीमारी कंट्रोल होती है और काम ज़रा जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उस वायरस को ख़त्म कर रहे होते हैं, डायरेक्ट उस वायरस सारी बैक्टीरिया का, एच पैलोरी का जो प्रॉब्लम आ रही होती है, सिम्टम आ रही होती है, जब उसको प्रोटेक्टाइज करके देते हैं तो वो उसको ख़त्म कर रही होती है और मरीज खून हासिल कर रहा होता है। उसके साथ जो दवाई दूसरी है शेड्यूल के मुताबिक वो आप दें, इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ये देखें कि अवस्था क्या है, ऐसे इसको क्यों कहा गया कि नक्सवामिका मर्दों की दवाई है, नक्सवामिका पॉलीक्रस की बड़ी सबसे बड़ी दवाई है। होता क्या है कि इसमें ओवर सेंसिटिविटी है, हसासियत बहुत ज्यादा है, इसको आप गुस्सा करेंगे, 1 गाली देंगे, आगे से 2 गालियां देंगे, कम से कम 2 गाली। ये मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा,
अगला कहेगा वो देख के चला मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाएगा, लड़ना शुरू हो जाएगा। आप देखिए कई गाड़ी वाले जा रहे हैं, उनको कोई बुरा वाला भी कहते हैं या ओके जा रहा हूँ, इसका जो मरीज होगा वो गाड़ी बंद करेगा, बाहर निकालेगा, राड और बाहर निकालेगा, हालत खैर करो, वो होता कौन? इसकी उलट गया, सारा कुछ उल्टा हुआ, फिर उलट गया इसका, और इतना हसासियत है कि ये बाहर नहीं निकलेगा, सर्दी इसको बहुत लगती है, ये आउटडोर के काम ही नहीं पसंद करता, कहता मेरा क्लिनिक भी घर में हो, मेरा चैम्बर भी एडवोकेट है घर में हो, और अगर मैं कोई टीचर हूँ मैं अपने घर में एकेडमी खोलूँ, और स्टूडेंट भी है घर में पढ़ेगा, बैठ के पढ़ेंगे, बैठ के लिखेंगे, हेल्थ क्लर्क भी होगा पूरा पूरा दिन बैठा रहेगा, मुंशी भी है पूरा पूरा दिन बैठा रहेगा, और इन मुंशियों की, हेल्थ क्लर्कों की, ऑफिस क्लर्कों की, डॉक्टरों की, प्रोफेसर्स की, प्रोफेसरों की, ये सबकी दवाई बनती है, बैठने वालों की दवाई, बैठ के और भी काम करना होता है। और इनकी एक बड़ी निशानी होती है कि नक्सवामिका के जो मरीज होते हैं उनकी बेड साइड पे कम से कम 15 दवाइयां इधर 15 दवाइयां इधर पड़ी होती है। हसासियत इतनी है कि उनको एक दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा, कभी कोई खा रहे हैं, कभी कोई खा रहे हैं, कभी कोई खा रहे हैं, और फिर लड़ रहे हैं। मैंने आपको दिए बाहर की मिसालें, मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाएगा, इधर आना जरा, पकड़ लेगा गला, गाड़ी बंद करेगा, अंदर से राड निकालेगा, वो वाला आ रहा जरा, तुम होता कौन हो मुझे कहने वाला, उल्ट उलट हो गया। और घर में ये क्या करते हैं पता है, घर में जनाब प्लेट पकड़ी है, गुस्सा प्लेट थ्रो करके मारी हो, गिलास पकड़ा, गिलास खड़ करके तोड़ दिया, चीजें तोड़ते हैं, उल्टा फेल है सब। जा रहा है रास्ते में टेबल है, उसको किक मार दी, कमीज पहन रहा है सुबह सुबह, आम आदमी बटन फंस गया, बंद नहीं हो रहा, कमीज ही फाड़ दी। हर चीज उलट हो रही है, उलट फंक्शन हो रहा है, पलटा खा रहा है। इसलिए कहते हैं नक्सवाली का बहुत बड़ी दवाई, हसासियत में, ठीक है, फीलिंग में, ससेप्टिबिलिटी में। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपके मरीज पाए अगर एलोपैथिक दवाई खाएं तो उसको नक्सवामिका जरूर दें, उसकी हसासियत को खत्म करें। हसासियत क्यों होती है? बैठे हैं, चाय ले आओ यार, कलर क्या तो 10 कप चाय पी गया, थोड़ा अमीर है, डॉक्टर है, तो 5 कप काफ़ी के पी गया। ये तो हमारे पाकिस्तान में है ना, जो बाहर में है, शराब ले आओ जी, शराब चल रही है, हाईली ये जो है ना स्टिमुलेंट चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, कबाब ले आओ जी, कबाब खा रहे हैं। और फिर हमारा मुल्क छोड़ें, किताबों में लिखा है कबाब के साथ शबाब भी चल रहा है, कबाब भी है, शबाब भी है, हाई स्टिमुलेंट भी है, मेडिसिन भी है, ट्रंकुलाइजर भी है, और फिर बैठ के वर्जिश भी कोई नहीं, सब कुछ खा रहे हैं, और इनका क्या हो रहा है कि वो सारा कुछ पलटा उल्टा हो रहा है। और इसका जो प्रोसीजर जो पलटा खा गया है, उलट हो गया है, उसकी दवाई नक्सवामिका बड़ा अच्छा काम करती है, दिमाग से लेके आपके एनस तक जबरदस्त काम करती है। और इसलिए कहते हैं इस तरह उल्टा ऐसे खा जाता है कि इसको दौरा भी पड़ता है तो जो उल्ट पुठा हो जाता है, इसको पेट का दर्द होगा तो इधर जाएगा, पूछे जाएगा, बाकियों का पेट का दर्द होता है आगे झुकते हैं, इसको जनाब कुछ दौरा पड़ेगा तो उल्टा होगा, तीर कमान बढ़ेगा, जिसको ऑफिस स्टोन्स कहते हैं, ऑफिस स्टोन्स हो जाएगा, उल्टा होगा। फिर लोग भी कहेंगे इसको क्या हुआ, नक्सवामिका दे, फौरन सीधा हो जाएगा। इसको दौरा पड़ा हुआ है, तीर कमान बना हुआ है, ऐसे इसको दवाई दे, फौरन सीधा हो जाएगा। हर काम इसका उलट है, उलट पुलट हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी दवाई है, जब आप दूसरी दवाइयाँ खा के आते हैं, चाहे आप अपने बर्ची खाने के नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी दूसरे वे ऑफ ट्रीटमेंट के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा उलट पुलट हुआ है अंदर। इस उलट पुलट को ठीक करने का नाम भी नक्सवामिका है, कि सबसे पहले आपके पास मरीज आए तो उसको नक्सवामिका दें। इसके मरीज में मेडिसिनल हसासियत बहुत ज़्यादा होती है, कि मेडिसिन के असरात बड़ी जल्दी ये कबूल करते हैं। कई है पैराडोल खाते उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कई ब्लड प्रेशर की दवाई खाते उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे मरीजों को फ़र्क भी पड़ता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके मरीज खा खा के कबाब खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं, कढ़ैया खा रहे हैं, स्टिमुलेंट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और मोटे भी नहीं होते, पतले होते हैं। ये भी उल्टा काम है, लोग खा खा के मोटे होते हैं, ये पतला हो। क्यों? इसके अंदर गुस्सा बहुत,
इसके अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत है, इसने मुकाबला कर रहे हैं, इससे लड़ना, इसका दिमाग और अपने काम में भी माहिर होते हैं, अपने प्रोफेशन में नाकाम नहीं होते। अगर डॉक्टर है तो अच्छे डॉक्टर होंगे, एडवोकेट है तो अच्छा एडवोकेट, मुंशी हेड क्लर्क सुपरिटेंडेंट होगा तो अच्छा काम में माहिर होगा। क्योंकि ये चाय बहुत पीते हैं, स्टिमुलेंट काफी बहुत पीते हैं, वाइन बहुत पीते हैं, कबाब खाते हैं, टिक्के खाते हैं, शनवारी ज्यादा खाने वाले भी नक्शा निकाल के बेच। तो अगर आप नक्शा मीका के अलावा बाकी जो दवाइयां देखें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको नक्शा मीका आज के बाद इतना फेल नहीं करेगी, आपको कामयाब करेगी। इसको अगर मैं रिलेट करूँ दूसरी दवाइयों के साथ, तो दूसरी दवाइयां भी, तो जैसे मैंने नाम लिया है, एंटमक्रूडम का नाम लिया है आपको, मैंने ऑरेंज गार्लन का नाम लिया है, कंडोरेंगो का नाम लिया है, इपिकक का नाम लिया है, फास्फोरस का लिया है, बिस्मथ का लिया है, आलनस का लिया है, एरिस्टोनिया का लिया है, गैम्बोजिया का लिया है। ये सब दवाइयां मिल मिला के आपके मैदे को ठीक कर सकती हैं इंशाल्लाह। लेकिन हेड रेमेडी नक्शा मीका है, ये भी आपको बता दूं। तो ये हर घर की जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर है एलोपैथिक है, चाहे हकीम है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे एक आम शहरी है, वो नक्शा मीका रखे, ये नुकसान नहीं करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो 30 में दें, आपको देखें कि उसकी जो इंडाइजेशन है, उसका जो डिस्पेप्सी है, उसका जो पायरोसिस है, उसका जो एंटी एसिड है, उसका हार्ट बर्निंग है, उसको जो गर्ड हो रहा है, वो पहली दवा खुराकों से फर्क पड़ सकता है। अगर क्रॉनिक केस नहीं है, 30 नहीं फर्क पड़ा 200 दे दें, 200 नहीं पड़ा 1 दे दें, रिपीट करें डोजेस को, जल्दी जल्दी रिपीट करें, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद, तो आधे केस हॉस्पिटल नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहां तक अगर कोई सवाल हो तो आप करें। सर सवाल ये है जी कि एक जो ज्यादा वो खासतौर पर यूट्यूब भी और वैसे भी, कि एक तो इसका इफेक्ट है जो इसका मेडिसिन के इफेक्ट को खत्म करता है, और एक इसका अपना मेडिसिन का अपना इफेक्ट है जो क्यूरेटिव पावर रखता है। तो ये कैसे, इन किस पावर में या किस में वो आप कहते हैं कि ये तो सिचुएशन के मुताबिक है, कि किस पोटेंसी में दें तो ये उसको जो मेडिसिन आपने खाई है एंटीडॉट करता है, और किस में ये अपनी क्यूरेटिव पावर में करता है। देखिए जी, नक्शा मीका जब आपके पास मरीज आए तो आप कम अज कम 200 या 1 mg उसको देंगे, उसको एंटीडोट करने के लिए। ये एंटीडोट नहीं करेगा, उस दवाई के आफ्टर इफेक्ट जो फालतू हैं, जो हसासियत में है, उनको खत्म करेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर नहीं कहेगा कि आपको दवाई काम नहीं करेगी। शुगर की दवाई खा रहे हैं, ये नहीं कि आप ये देंगे तो शुगर की दवाई को एंटीडोट कर देगा, नहीं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, और हर मरीज को हसासियत नहीं होती, किसी की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो एहतियातन आप सबको देंगे। जो मेडिसिनल इफेक्ट हैं, जो मेडिसिनल सिम्टम है, उनको ये ख़त्म करेगा और केस क्लियर होगा आपके कि इस केस की ओरिजिनल सिम्टम क्या है, फिर आप उसके मुताबिक उसको आसानी से दूसरी दवाई भी दे सकते। और मैंने क्या रिपीट करें, किसी में अगर दर्द ज्यादा 30 में रिपीट करें, 200 में करें, सीए में भी रिपीट करें। यह तो कुचला है ना, पॉइजन है, लेकिन जो पोटेंशियल में पॉइजन नहीं है, पोटेंशियल में एक प्योरिटी बनी। हमारी सारी दवाइयां जो पॉइजन से बनती हैं, जब पोटेंशियल में जाती है तो वो बड़ी जबरदस्त आपका तरियाक बनती है, आपका शफा बनती है, बिल्कुल नुकसान नहीं करती। पॉइजन इतना सख्त है कि अगर पॉइजन हो जाए तो बंदा बचता नहीं है। और उनसे जो दवाइयां बनी हुई हैं, अगर सिम्टम वाली आ रही हैं तो आप जल्दी जल्दी रिपीट करें तो बच्चा ठीक हो जाता है, तरियाक बन जाता है। अगर यहाँ आप नक्समी का 1 दे के इंतजार करेंगे तो वो तो फिर दूसरे दिन अस्पताल जाएगा। आप कम से कम एक दिन में 6 खुराकें दे सिम्टम है, घंटे घंटे बाद खाएं, 2-2 घंटे बाद खाएं। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो हम थोड़े से जब हम जो नए स्टूडेंट हैं और सबको कि जो थर्मल है, जैसे नक्स और पल्स हैं, ये दोनों थर्मल वाइज बिल्कुल उलट है, ठीक है। और बहुत ज्यादा सीनियर ने भी और सब ने भी, और ये है, ये मैं अपने समझने के लिए कि ये कैसे हम, यानी सुबह शाम हम भी सुन के और देख के ये करते हैं और बिल्कुल है, लेकिन जब डिफरेंशिएट करना आता है या थर्मल का रिलेशन आता है, जो थर्मल वाले डॉक्टर हैं वो तो बिल्कुल मथे लग जाते हैं, हो नहीं। तो ये मैं इस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए जी कि
आपने पल्स दी, आपने नक्स दी, वो पल्स का पेशेंट है या नहीं है। अगर उसने बेकरी आइटम खाया, अपने दूध की बनी चीज़ें खाई हैं, ठीक है, तो वहाँ पल्स काम करेगी। फिर वो ये नहीं देखेगी कि थर्मल है कि नहीं, ठीक है। अगर आपकी क्रॉनिक डिजीज में आता है तो फिर आप उसका थर्मल भी देखेंगे, माइंड भी देखेंगे कि जैसे पल्साटिला की और जो बीमारियां हैं, अब सिर्फ मैदा तो नहीं है ना, मैं तो जहाँ मैदे की बात कर रहा हूँ। फिर लोग आते हैं आपके पास, जनाब फास्ट फूड खाया, ठीक है, और गोश्त खाया, फिर नक्सों का पल्साटिला आपने देनी है, मसाले खाए हैं, साथ स्वीट डिश खाते हैं, दो स्वीट डिश खाते हैं, शादी की दावत पे गए हैं, इधर उन्होंने गोश्त खाया है, उधर उन्होंने चिकन बिरयानी खाई है, उधर मटन खाया, उधर फिश खाई है, फिर साथ आप जनाब उधर गाजर का हलवा भी खा रहे हैं, फिर कोई और स्वीट डिश खीर बनी है वो भी खा रहे हैं, फिर कोई और बना है फ्रूट का हलवा वो भी खा रहे हैं, कोई दाल का हलवा बना है वो भी खा रहे हैं। तो जब वहाँ भी आप खा रहे हैं, बहुत चीज़ें ये भी खा रहे हैं, अब बताएं कि नक्स करेगी या पल्स करेगी। तो आप दोनों दवाइयाँ भी अगर देंगे तो उस स्टेज पे ये काम करेंगी। हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, लिखा हुआ है, लेकिन ये दे के देखा है, ये आपको नुकसान नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं देती। जैसे डॉक्टर नैश ने लिखा है कि अगर एपिस की सिम्टम के बाद फौरन स्टार्स की सिम्टम है, मैं वो भी दे देता हूँ, तो वो काम करती है। और अगर स्टार्स के बाद एपिस की सिम्टम आ रही है तो वो भी देता हूँ, क्योंकि एपिस और स्टार्स दोनों के में अर्टिक एरिया है, एक को गर्मी से तकलीफ है, एक को सर्दी से है। अगर वो कह रहा है जी सर्दी से है तो आपने उसको स्टार्स दे दी है, उसके तफड़ जो है, उसके जो एरप्शंस हैं, उसके जो हाइव्स हैं, वो ऐसे बने हैं कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे। एपिस के हाइव्स हैं थोड़ी देर से ख़त्म होते हैं, नक्शा ज़्यादा लंबा बनता है, उसमें स्ट्रिंगिंग होती है, लेकिन दोनों में नहीं होती। लेकिन एक कह रहा है जी मुझे गर्मी से, एक सर्दी से, तो आपको अगर नहीं समझ आ रही, कहता है मैंने एपिस दी, अगर एपिस से नहीं फ़र्क पड़ रहा, उससे दोबारा कह दिया सर्दी से, तो आप फिर स्टार्स दे दें। बात का मरीज को अपनी थर्मल का नहीं पता होता। आप पूछे सर्दी लगती है, हाँ जी सर्दी लगती है। आप मैक्सिमम मरीजों को पूछेंगे सर्दी या गर्मी, कहेंगे बराबर है, कहेंगे बराबर, हालांकि ये बराबर मुश्किल से होता है। उसका सर में एक नुक्ता बताया था क्या कि उसको वो बर्फ का था। हाँ, बर्साल लिखी हुई है ना, बर्साल अगर नहीं है तो दोनों में काम करती है। अच्छा, इसी तरह देखें कि अगर एसिडनेटिक भी एक दवाई है, एलोपैथिक दवाइयों में खा के अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है तो फिर एसिडनेटिक भी है। नस्वामिका के बाद अब कई मेडिसिन खाते हैं लोग, कि जैसे आप मैदे की खा रहे हैं, आप हार्ट की खा रहे हैं, आप और खा रहे हैं, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है, शुगर भी नहीं है, तो फिर नक्शा दे के आप एसिडनेटिक देंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स बहुत है, ये कंप्लेंट आती है बहुत प्रॉब्लम है, की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम। तो उधर भी हम नक्शा देते हैं ना, लेकिन उधर सेक्सुअल इफेक्ट्स के लिए फिर एसिडनेटिक देंगे। सर जो और एसिडनेटिक में भी लिखा है बाज़ का कि ये दोनों गर्म सर्द की जगह काम करते हैं। आपने ये सोरा भी है, सिफिलिस भी है, साइकोसिस भी है, एसिडनेटिक। ठीक है जनाब, हमारा जो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह 11, कौन सी मार्च बन रही है, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, अगर रमज़ान शुरू हो जाएगा तो 10 मार्च को ना, तो 10 मार्च को हमारी दूसरी इतवार आ रही है, तो अगर मोस्ट प्रॉब्ली 11 को रमजान। हाँ, अगर 11 को रमज़ान होगा और अगर अवेलेबिलिटी मेरी इंशाल्लाह यही होगी तो 10 मार्च को होगा। अगला जो दवाई है ओसीमम कैन है,